गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फंडा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फंडा पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी इकोनॉमिक्स की मैराथन रहने वाली है। इसमें हमने इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक कंसेप्ट्स को कवर किया हुआ है, जिससे आपकी बहुत ही अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट ईयर पहले 3 से 4 क्वेश्चन ही थे जो इकोनॉमिक्स में हमारे आते थे, बट टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर इसकी डिमांड चेंज हो गई है और अब हमारी इकोनॉमिक्स की वेटेज बढ़ गई है। अब हमारे 6 टू 10 क्वेश्चंस है जो हमारे इकोनॉमिक्स में आते हैं, और 6 टू 10 क्वेश्चंस इट मींस योर सिलेक्शन रेशो। 6 से 10 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रेशो डिसाइड करते हैं, तो आप इसको स्किप तो नहीं कर सकते। अगर आपके माइंड में कहीं भी डाउट है कि हम इकोनॉमिक्स को स्किप कर दें, तो जी नहीं, आप ये आपका डिसीजन बहुत ही गलत है। आप इकोनॉमिक्स को स्किप नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम कंप्लीट इकोनॉमी की। हमारी जो ये आज वीडियो रहने वाली है, आपको इसकी पीडीएफ फाइल हमारे स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है वो है इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। देखने में ये सिमिलर टर्म्स लगते हैं, कई बार लोग इन्हें इंटरचेंजेबली यूज भी करते हैं, बट मैं आपको एक बड़े ही प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको ये समझाना चाहूंगी। मान लीजिए ये कोई पर्सन ए है, इन्हें दिल्ली से गुड़गांव जाना है। अब इन्हें दिल्ली से गुड़गांव जाना है, तो कुछ फैक्टर्स तो इनके माइंड में आएंगे ना, कि मैं गाड़ी से जाऊं, मैं बाइक से जाऊं, या फिर मैं मेट्रो से जाऊं। ये सोचेंगे कि अगर मैं गाड़ी से जाता हूं तो इट में भी वहां ट्रैफिक ज्यादा हो, और अगर मैं बाइक से जाता हूं तो गर्मी है, और अगर मैं मेट्रो से जाता हूं तो इट में भी कन्वीनियंट फॉर हिम, कि हाँ मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा। बट जो ये प्लानिंग कर रहे हैं डिसाइड करने के लिए कि मैं किससे जाऊं, जो ये प्लानिंग का पोर्शन है वो हमारा इकोनॉमिक्स में आता है। और अब इन्होंने डिसाइड किया कोई बात नहीं, मैं बाइक से जाता हूँ, प्रैक्टिकली इन्होंने डिसाइड किया और उसको एग्जीक्यूट किया, वो हमारा इकोनॉमी में आता है। नेक्स्ट, जैसा कि हम एक और बेसिक एग्जांपल के साथ इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये कोई रीजन है, इट मे बी अ कंट्री, इट मे बी अ स्टेट, इट मे बी योर होम, जिसके अंदर हमारा गुड्स सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है। ये सब हमारा इकोनॉमी का पार्ट है। जैसा कि आप सभी को भी पता है कि हमारी अर्थ पे हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, और हम ह्यूमन बीइंग, हमारी डिमांड्स तो अनलिमिटेड ही होती है। तो इसीलिए इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज कैसे किया जाए, जो ये गुड्स है, सर्विसेज है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन किस तरीके से किया जाए, वो सब पार्ट है, वो प्लानिंग वाला पार्ट हमारे इकोनॉमी में आता है। बेसिकली आप बड़े ही कॉमन सेंस के साथ इस चीज को समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई चीज लिमिटेड है, तो हमें उसका यूज भी बड़े ही स्ट्रक्चर्ड और प्लानिंग वे से करना पड़ेगा। तो मैं अगर इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को रीड करती हूँ, तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन अ सिस्टम एलोकेट scarce रिसोर्सेज फॉर द पर्पसेज ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। तो ये थी बेसिकली हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। अगर बट अब हम इकोनॉमी पे आए, इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट फैसिलिटेट एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। यहाँ पर जो हमारा एक मेनली कीवर्ड था हाउ पीपल, कि लोग उन गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, प्रोडक्शन किस तरीके से होना चाहिए, किस लेवल पे होना चाहिए, कंजम्पशन का क्या रेट, जो ये सब फैक्टर्स को डिसाइड करके हम प्लानिंग करते हैं, वो हमारे इकोनॉमिक्स में आते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमी एंड व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमी। जैसा कि आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मीन्स दैट ये कोई इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है यहाँ पर हमारी। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैं इसको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई क्लास है, उसके अंदर 50 स्टूडेंट्स है। अगर कोई टीचर उन 50 स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाता है, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वो पूरी क्लास के लिए कंडक्ट करवाया गया। बट अगर कोई टीचर कहता है कि एक स्टूडेंट है साहिल, कि आज सिर्फ साहिल का टेस्ट है इंडिविजुअल के लिए, तो वो क्या आ गया, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया। अगर हम इकोनॉमी के टर्म्स में मैक्रो इकोनॉमिक में देखें, लाइक हम जीडीपी निकालते हैं, जीडीपी हम सिंगल बंदे से तो नहीं निकाल सकते, जीडीपी होल में निकालते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल, एंड माइक्रो इकोनॉमी डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट विद इन द इकोनॉमी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। हमारा टॉपिक आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। वो है हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इनकम होती क्या है, एक बेसिक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ 3 पर्सन है, मयंक, प्रभात एंड नक्श। मयंक अर्न करता है 15,000 पर मंथ, प्रभात अर्न करता है 20,000 पर मंथ, एंड नक्श अर्न करता है 3 लाख पर मंथ। तो हु इज
अर्न मोर इन वन फाइनेंशियल ईयर। आप इन तीनों के सैलरीज को देख के पता भी लगा सकते हैं। ऑब्वियस है, नक्श 3 लाख पर मंथ अर्न करता है, तो सबसे ज्यादा इनकम किसकी है? नक्श की ही इनकम है। ऐसे ही इंडिविजुअली हम इन एज अ पर्सन की इनकम निकाल रहे हैं, उसी तरीके से हम इंडिविजुअली अगर कंट्रीज की इनकम निकालते हैं तो वो होता है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बट हम मेनली जो आज इस क्लास में स्टडी करेंगे वो करेंगे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। इनको हम बड़े ही डिटेल्ड वे से कवर करने वाले हैं। नेशनल इनकम की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो नेशनल इनकम ऑफ एनी कंट्री मींस द कंप्लीट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग इट्स फाइनेंशियल ईयर। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो शुरू होता है जीडीपी। जीडीपी का मीनिंग क्या है? सबसे पहले जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का मीनिंग क्या होता है? ग्रोस मीन्स टोटल, एंड डोमेस्टिक मीन्स विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। अब आप इसके मतलब अगर हम डिकोड करते हैं, फुल फॉर्म को ही डिकोड करते हैं, तो उससे भी हम बड़े अच्छे से पता लगा सकते हैं कि जीडीपी है क्या। जीडीपी होता है, जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिक बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर। अब मैं इसको एक बेसिकली आपको एक सैंडविच के एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए हम मार्केट गए, मार्केट से हमने एक सैंडविच परचेज किया, उसका कॉस्ट प्राइस था मान लीजिए 10 रुपीज। जो इसके फाइनल गुड्स है ना, इसमें जीडीपी में हमेशा सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही काउंट होते हैं, इसमें इंटरमीडिएटरी गुड्स काउंट नहीं होते। अब मैं अगर आपको इंटरमीडिएटरी गुड बता दूं तो क्या होता है कि मान लीजिए हमारे कोई सैंडविच है, सैंडविच का मतलब कॉस्ट प्राइस मार्केट में हम लेने जाते हैं वो 10 रुपीज। अब इस सैंडविच में हमने कुकुम्बर भी डाला होगा, टोमेटो भी डाला होगा, कुछ स्पाइसेस भी डाले होंगे और कुछ ना कुछ हम लाइक चीज वगैरह कुछ ये भी डाले होंगे। अब हम इसके इंडिविजुअली प्राइस इसमें काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें फाइनल प्राइस काउंट करते हैं। इसीलिए तो हम बोलते हैं जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बोला फाइनल गुड्स क्या होते हैं और फाइनल मतलब ऑल सर्विसेज क्या होती है जो हम जीडीपी में काउंट करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई मेयोनीज की बोतल है, इसका कॉस्ट प्राइस है 40 रुपीज, तो ये हमारा फाइनल गुड हो गया। और अगर हम ये इस घर को देखते हैं कि इस घर को भी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया होगा ना, तो वो भी क्या है? एक फाइनल गुड है, ये भी हमारी जीडीपी में काउंट होगा। मान लीजिए हमारे पास ये सोफाज है, इनको भी किसी कारपेंटर ने बनाया है, ये भी क्या है? एक फाइनल गुड है। वुड कोई फाइनल गुड नहीं है, जो लकड़ी हमने इसमें यूज करी है वो एक इंटरमीडिएटरी गुड्स है, और जो ये फाइनल प्रोडक्ट है ना हमारे पास, ये हमारा फाइनल गुड है। ऐसे ही हम सर्विसेज में एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनी है जो हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, और हम क्या करते हैं? हम उनके लिए पे करते हैं, वो क्या हो गया? सर्विसेज होगी, क्योंकि उसकी भी कोई ना हम पे कर रहे हैं, उसकी भी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू है ना। अब हम काउंट करेंगे कि जीडीपी में क्या काउंट होता है और जीडीपी में हमारा क्या काउंट नहीं होता। बेसिकली हम फर्स्ट देखते हैं इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग गुड्स इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? मतलब इंडिया के अंदर जितने भी कंपनी है, अगर वो इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस कर रही है तो वो सारा हमारा जीडीपी में काउंट होगा। सेकंड आता है फॉरेन कंपनी प्रोड्यूसिंग गुड्स इन इंडिया। मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, इंडिया में कार का प्रोडक्शन कर रही है, कार प्रोड्यूस कर रही है, तो वो भी हमारी इंडियन जीडीपी में काउंट होगा। एंड थर्ड वन इज जो मैंने आपको पीछे भी बताया था लास्ट स्लाइड में, ओनली फाइनल गुड्स सर्विसेज मॉनेटरी वैल्यू काउंटेड नॉट इंटरमीडिएटरी गुड्स। यहाँ भी एक हम बहुत ही चटपटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास समोसे रखे हुए हैं, समोसा मान लीजिए हम मार्केट प्राइस है इसका 20 रुपीज, अगर हम दुकान पे लेने जाते हैं, दुकान वाले भैया बोलते हैं कि ये 20 रुपीज का है। अब हम क्या हुआ, ये इसके फाइनल गुड की वैल्यू है, फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू है। जो इसके अंदर हमने पोटैटोज डाले और भी बाकी जो भी चीजें डाली है, इंटरमीडिएटरी गुड्स का हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी आप इस चीज में ये गलती कर दो। नेक्स्ट जो हमारा आता है गुड्स सर्विसेज एक्सचेंज फॉर मनी। इसको भी एक हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास अमूल का कोई स्टोर है। अब इसमें अमूल के स्टोर में मान लीजिए दूध के पैकेट भी है, 100 दूध के पैकेट्स रखे हुए हैं। अब इसमें ये होगा कि कौन सी चीजें जीडीपी में काउंट होंगी और कौन सी चीजें जीडीपी में काउंट नहीं होंगी। लेट्स अज्यूम कि 100 पैकेट्स थे हमारे पास। अब इसमें से हमने 80 पैकेट को सेल कर दिया, 10 पैकेट हमारे पास गोडाउन में रखे हुए हैं और 10 का हमने सेल्फ कंजम्पशन कर लिया। जो हमने मार्केट में सेल करे हैं, ओनली दोज प्रोडक्ट्स आर काउंट इन जीडीपी, बट दोज प्रोडक्ट्स विच आर स्टिल लाइंग इन आवर गोडाउन, आवर स्टोर, वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होंगे। एंड दोज प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो भी हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि और क्या हमारी जीडीपी में काउंट होगा और क्या हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। बेसिकली हम यहाँ पर एक लैपटॉप देख पा रहे हैं। मान लीजिए हम लैपटॉप को खरीद फ्रेश लैपटॉप को खरीदते हैं किसी दुकान से 10,000 रुपीज का।
बट अब हमारा मन हो गया कि इस लैपटॉप में कुछ अच्छे फीचर्स नहीं है, मेरे को तो मैकबुक लेनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको ओएलएक्स पर डालते हैं। ओएलएक्स पर मान लीजिए, लेट्स अज्यूम हमने इसको 5000 का डाल दिया ओएलएक्स के ऊपर। बट जो ये 5000 है, जो ये सेकेंडरी मार्केट में हमने गुड्स को सेल किया है, ये हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। इफ यू आर सेलिंग गुड्स इन सेकेंडरी मार्केट व्हिच हैड ऑलरेडी बीन कंसीडर्ड इन जीडीपी व्हेन इट वाज प्रोड्यूस्ड, तो ये हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही हमारी जीडीपी में काउंट हो चुका है। अब हम थोड़ा-सा जीडीपी को और डेप्थ में जाते हुए रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है। अगर मैं स्टार्टिंग करूँ, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? सबसे पहले ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं और उनकी क्या-क्या कॉस्ट है? अगर मान लीजिए हमें कोई कंपनी सेटअप करनी है, तो हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा? ये सब हम जीडीपी फैक्टर की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब हम अज़्यूम करते हैं कि कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बिज़नेसमैन है, वो किस लिए काम करेगा? वो किसी कंपनी को क्यों सेटअप करेगा? ऑब्वियस सी बात है, अपने प्रॉफिट के लिए ही तो सेटअप करेगा। अब मान लीजिए उसको कंपनी सेटअप करनी है, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी कैपिटल की, पैसों की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेगा? कहीं न कहीं से लोन लेगा, बोरोइंग मतलब बोरो ही करेगा कहीं न कहीं से, तो उस पे लोन पे वो क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। फिर अब उसके पास कैपिटल तो आ गई, अब उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? उसको ज़रूरत पड़ेगी लैंड की, क्योंकि वहाँ पर उसको उसकी कंपनी सेटअप करनी है। अब क्या हुआ, लैंड पे वो क्या रेंट पे करेगा, फिर लैंड तो मिल गई उसे, उसने रेंट भी पे कर दिया, अब लास्ट में क्या उसको किसकी कंपनी में किसी न किसी लेबर को तो रखेगा ही, तो क्या होगा, लेबर को क्या पे करेगा, वेज पे करेगा। अब हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए उसका प्रॉफिट है 40 रुपीज़ ही लेते हैं, हम सिंपल रखते हैं। मान लीजिए किसी मोबाइल फ़ोन का हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है और इसने मोबाइल फ़ोन की कंपनी ही सेटअप करनी है। तो हमारे एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है 40 रुपीज़, इंटरेस्ट मान लीजिए वो पे करता है 10 रुपीज़ और रेंट भी वो पे कर रहा है 10 रुपीज़ और वेजेज़ भी जो वो दे रहा है वो भी है 10 रुपीज़। तो टोटल हमारा कितना आ गया? टोटल ये हमारा हो गया 80, मतलब अगर उसका 1 महीने का जो उसकी कंपनी है या फैक्ट्री है उसको चलाने का कॉस्ट 80 रुपीज़ आ रहा है और ये कंपनी 1 महीने में सिर्फ़ 2 ही मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन कर रही है, 2 ही मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर हम एक का निकालें तो मतलब एक फ़ोन हमारा 40 रुपीज़ आ जाएगा, मोबाइल फ़ोन का फैक्टर कॉस्ट एक का कितना आ गया हमारे पास 40 रुपीज़, और ये था, हम बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल के साथ हमने ये समझा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जो पढ़ेंगे वो होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस को हम समझें, जैसे हम मार्केट से ही समझते हैं हम, जैसे मार्केट में हम कोई कार खरीदने गए, हमने कार का प्राइस पूछा जाके, उन्होंने बोला कि 10 लाख है, 10 लाख की कार है। उसपे बोला कि मैम आपकी है ना 5% जीएसटी लगेगी। जीएसटी आपको जैसे कि पता है एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि क्यों ना हम अपने जो इंडियन पॉपुलेशन है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसलिए उन्होंने सब्सिडी देने की सोची, क्योंकि कार पे अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो इसका मतलब यही है ना कि वो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ कर रही है। तो अगर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालें, फैक्टर कॉस्ट मतलब जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था उस प्रोडक्ट का, वो था हमारा फैक्टर कॉस्ट। उसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड कर दिया है और सब्सिडीज को एक्सक्लूड कर दिया है। ऐसे निकाल सकते हैं हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें, हम 2 टर्म्स हम बेसिकली देखते हैं जीडीपी में, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। बेसिकली सिंपल वे में अगर हम इसको रखें, नॉमिनल जीडीपी मतलब अगर हमारी जीडीपी में इन्फ्लेशन ऐड है, तो वो होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या है? हम अपनी जीडीपी से इन्फ्लेशन को एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो वो हो गया हमारा रियल जीडीपी। इसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं और इसमें इन्फ्लेशन ऐड होती है। हम बेसिकली एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। मान लीजिए कोई हमारे पास कोका कोला की कंपनी है और उसने 2022, 2022, 2023 और 2024 में, मान लीजिए इसके पास क्वांटिटी ले लेते हैं हम, हमारी बोतल की क्वांटिटी है, मान लीजिए 1 बोतल है, लेट्स अज्यूम 1 बोतल है, उस 1 बोतल का प्राइस 2022 में था 10 रुपीज़, 23 में आके हो गया उस बोतल का प्राइस 20 रुपीज़ और 24 में उस बोतल का प्राइस हो गया 30 रुपीज़। क्वांटिटी तो सेम है, बट यहाँ प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। ये जो इंक्रीज़ हुआ है, ये क्या है? ये इन्फ्लेशन ही तो है। करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम देख रहे हैं, सबसे हम यहाँ नॉमिनल जीडीपी में एक टर्म पढ़ते हैं, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस क्या होगा कि हम मार्केट, जैसे आज हम 2024 में कोका कोला का क्या प्राइस है, वो होगा हमारा करंट मार्केट प्राइस।
और इसमें क्या हो रखा है, इन्फ्लेशन ऐड ही तो हो रखी है, हमारी क्वांटिटी तो सेम ही है, नॉमिनल जीडीपी को हम ऐसे निकालते हैं, क्वांटिटी को हम उसके करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करके देखते हैं और ऐसे हम अपनी नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें रियल जीडीपी की, रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को निकालते हैं कि जैसे 30 से इधर 20 आया, यहाँ भी इन्फ्लेशन 10 थी, यहाँ भी इन्फ्लेशन 10 थी। अब हमने इस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना है, इन्फ्लेशन को निकालना है। इस इन्फ्लेशन को निकालने का काम हमारा कौन करता है, वो करता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर की हेल्प से ही हम जो हमारा रियल जीडीपी है उससे इन्फ्लेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन को निकाल सकते हैं या फिर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन पे आए, नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट मार्केट प्राइस। जैसा कि हम 2024 में कोका कोला को 40 रुपीज में ले रहे हैं, ये हो गया उसका करंट मार्केट प्राइस। और रियल जीडीपी का अगर हम देखें, रियल जीडीपी इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर that reflects the value of all goods and services produced by an economy in a given year। इसमें हम बेस ईयर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कहाँ तक करेंगे। ऐसे तो मतलब ईयर टू ईयर प्राइस इंक्रीज ही होता जाएगा, इसलिए हम इसमें एक बेस ईयर ले लेते हैं रियल जीडीपी में। जो हमारा रियल जीडीपी में बेस ईयर है वो है 2012। इट इज एक्सप्रेस्ड इन बेस ईयर एंड इट इज ऑफन रिफर्ड टू एज कांस्टेंट प्राइस इन्फ्लेशन करेक्टेड जीडीपी। ये था हमारा नॉमिनल और रियल जीडीपी के बारे में। जीडीपी डिफ्लेटर का मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे हम रियल जीडीपी से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, वो किसकी हेल्प से कर पाते हैं, हम जीडीपी डिफ्लेटर की हेल्प से। जीडीपी डिफ्लेटर है क्या, जीडीपी डिफ्लेटर इज अ प्राइस इंडेक्स दैट शोज हाउ ऑन एवरेज प्राइस फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी चेंज ओवर टाइम। इट इज कॉमनली यूज्ड टू एस्टिमेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर का। अगर यहाँ से हमें रियल जीडीपी निकालनी हो, रियल जीडीपी क्या हो जाएगी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय में जीडीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाई बाय में 100, ये आ जाएगा हमारा रियल जीडीपी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जीएनपी क्या होता है। हमने जीडीपी तो देख लिया, जीडीपी में क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट यहाँ एक वर्ड ऐड हुआ है डोमेस्टिक की जगह नेशनल। अब ये जीएनपी है क्या, बेसिकली अगर हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं तो हम इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, हम अज्यूम करके चलेंगे एक एग्जांपल के साथ। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें क्या होता है, जीडीपी प्लस में इनकम ऑफ इंडियंस अब्रॉड माइनस में इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया। हम इसको देखते हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। मान लीजिए हमें जीडीपी निकालना में, हमने पीछे सीख लिया कि जीडीपी होती क्या है। उसके बाद हम जो बेसिक टर्म्स हमने इसमें समझनी है कि इसमें क्या इंक्लूड होगा और क्या इससे एक्सक्लूड होगा। हमारी जो जीएनपी है, जीएनपी में हमारी में इनकम ऑफ इंडियंस अब्रॉड, मतलब वो इंडियंस जो किसी फॉरेन कंट्री में काम कर रहे हैं, वो होगा इनकम ऑफ इंडियंस अब्रॉड, वो हमारी जीएनपी में काउंट होगी। और इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, या फिर हम इसमें से एक्सक्लूड करा क्या करेंगे, मतलब इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, वो फॉरेनर्स जो हमारे इंडिया में आके काम कर रहे हैं और उनकी इनकम बाहर किसी कंट्री में जा रही है, वो क्या हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ये था हमारा पूरा प्रोसेस जीएनपी का। अब हमारे पास दो टर्म आती है, एनडीपी और एनएनपी। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या, जीडीपी माइनस में डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन होता क्या है, मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई फार्मर है, इसने 10 रुपीज के सीड्स को ग्रो किया और उसने उसका आउटपुट निकाला 100 रुपीज के सीड्स का। मान लीजिए उसने 10 रुपीज के सीड्स ग्रो करे, वीटी ग्रो करी, उसकी जो जो उसने लास्ट में निकाला आउटपुट निकाला, वो निकाला 100 रुपीज का। अब 100 माइनस में 10, ये 10 क्या है, ये 10 एक तरीके से इसका डेप्रिसिएशन ही तो है। इसको तो मतलब कुल प्रॉफिट तो इसको बस 90 का ही तो हुआ। ये हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल समझ रहे हैं ताकि आपको एनडीपी का कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो क्या हो गया, जीडीपी में से हमने क्या माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन। कुल टोटल फाइनल वैल्यू तो हमारे पास फाइनल गुड्स की 100 रुपीज आई थी। डेप्रिसिएशन जो हमारा वहां पे मतलब कॉस्ट लग गया था वो 10 रुपीज था, तो हमारे 90 क्या आ गया, एनडीपी आ गया। एनडीपी होता क्या है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन विच गिव्स अस द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द वियर एंड टियर ऑफ अ कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स को अगर हम देखें, मान लीजिए कोई मशीन है, आपको भी पता है कि मशीन में वियर एंड टियर होता ही रहता है। आफ्टर थोड़े टाइम बाद उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। हम कोई लैपटॉप खरीदते हैं, स्टार्टिंग में तो वो अच्छे से वर्क करता है, बट धीरे धीरे वो प्रोसेस स्लो करना स्टार्ट कर देता है। ये भी क्या हो गया, वियर एंड टियर ही हो गया। हम इसमें एक लैपटॉप का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई लैपटॉप है, लैपटॉप खरीदा था 10,000 रुपीज का, हमने कोई लैपटॉप खरीदा है। लास्ट में हम उसको सेल कर रहे हैं आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर, मान लीजिए हमने उसको 8,000 का सेल किया, तो ये इसका क्या हुआ है, ये इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट ही तो हुई है, टाइम पर डेप्रिशिएशन ही तो हुआ है इसके वैल्यू का। तो ये था बेसिक ही एग्जांपल आपको एनडीपी समझाने का।
अब हम अगर एनएनपी समझेंगे, एनएनपी भी क्या है? एनएनपी भी सेम है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें से हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अगर आपको डेप्रिसिएशन समझ में आ गया, जीएनपी समझ में आ गया, तो आप एनएनपी को बड़े ही इजीली तरीके से समझ सकते हो। एनएनपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, टिपिकली अ ईयर माइनस डेप्रिसिएशन। मान लीजिए कोका कोला की कंपनी है, हमने इसको सेटअप किया। इस कंपनी में जो ये हमने मशीन्स वगैरह इंक्लूड करी है, जो इस कंपनी के कैपिटल गुड्स है, तो हमें भी पता है वो टाइम टू टाइम क्या होते जाएंगे, डेप्रिशिएट होते जाएंगे, उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, और कुछ ना कुछ हमने हमारे मतलब स्पेंडिंग्स उसमें इंक्रीज होती जाएगी। कभी कुछ ठीक करवाना पड़ेगा, कभी कुछ ठीक करवाना पड़ेगा। ये था हमारा बेसिक छोटा सा कंसेप्ट एनएनपी के बारे में। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और यहाँ से भी हमारे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। मनी एंड बैंकिंग। सबसे पहले आप कॉमन सेंस का यूज करना कि मनी के फंक्शंस क्या होते हैं। आप मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? सबसे पहले होगा कि मेजर ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू को मेजर कर रहा है कि हाँ ये 10 रुपए है। अगर मेरे को एक चॉकलेट बाय करनी है और उसका प्राइस 10 रुपए है, तो ये एक मेजर ऑफ वैल्यू ही तो है। मैं उसको 10 रुपए पे करके मैं वो चॉकलेट खरीद सकती हूँ। मान लीजिए चॉकलेट का प्राइस 15 रुपीज है, तो मैं 10 रुपए में तो नहीं वो नहीं खरीद पाऊंगी, इसमें मेरे को 5 और ऐड करने पड़ेंगे। तो मेरे को उसकी वैल्यू पता चली कि ये चीज, ये प्रोडक्ट इतने का है, ये प्रोडक्ट इतने का है। अब हम देखेंगे एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है। पहले क्या होता था हमारे इंडिया में, पहले बार्टर सिस्टम था। मान लीजिए इधर कोई पर्सन ए है जिसके पास टोमेटो है, और इधर कोई पर्सन बी है जिसके पास गोल्ड है। अगर पर्सन ए को गोल्ड चाहिए तो वो इसको ये गोल्ड दे देगा, अगर पर्सन बी को टोमेटो चाहिए तो पर्सन ए बी को टोमेटो दे देगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये हो गया हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट कई बार ऐसा भी तो होगा ना कि इसको टोमेटो नहीं चाहिए, इसको मान लीजिए इसकी जगह पर कैरेट चाहिए, बट इसके पास तो कैरेट है नहीं, तो ये कैरेट कहाँ से देगा? तभी सोचा गया कि कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम हमारे आना चाहिए कि जिससे हम मतलब एक कांस्टेंट सिस्टम हो कि जिससे हर चीज खरीदी जा सके, हर चीज की एक मतलब वैल्यू मेजर करी जा सके, और ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बन जाए। तभी हमारी मनी जनरेट हुई थी। तो ये मनी क्या है? मनी इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब हम मनी का अगर सेकेंडरी एग्जांपल देखें कि मनी का सेकेंडरी एग्जांपल है क्या? मनी स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करती है, ट्रांसफर करती है, और डिफर्ड पेमेंट। अब मैं इसको बेसिकली एग्जाम, आप इसको एसटीडी से भी याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार पीवाईक्यूज में पूछा भी गया है कि व्हाट इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी एंड प्राइमरी फंक्शन। तो उसमें जो आपको ऑप्शंस दिए होते हो, आप इनकी हेल्प से उसको एलिमिनेट भी कर सकते हो। एस का मतलब क्या था? स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी एक वैल्यू को स्टोर करके रखता है। मान लीजिए 10 रुपए है हमारे पास, एक कागज का नोट ही तो है, बट उसने एक वैल्यू स्टोर कर रखी है 10 रुपीज की, जिससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। अब आगे हमारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या होता है? मान लीजिए कोई सोल्जर है, वो लद्दाख में रह रहा है, उसे अपनी सैलरी अपने घर भेजनी है, तो वो कैसे भेजेगा? बैंक के थ्रू ट्रांसफर करके ही तो भेजेगा। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ये भी मनी का ही फंक्शन है। थर्ड आता है डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट क्या आ गया? मान लीजिए हमने कोई लैपटॉप खरीदा और वो हमने ईएमआई पर लिया है, मतलब स्मॉल स्मॉल इंस्टॉलमेंट में हम उसको पे कर रहे हैं, तो ये सब किस में इंक्लूड हो जाता है? वो इंक्लूड हो गया हमारा डिफर्ड पेमेंट में। अब हमारे जो थर्ड आता है वो आता है कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी। व्हाट इज कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी? बेसिकली मनी का यूज हम इनके अलावा प्राइमरी और जो ये सेकेंडरी नॉर्मल फंक्शंस थे, इनके अलावा और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? लाइक मनी का क्रिएशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, इसमें भी मनी का यूज होता है, ये भी मनी का ही फंक्शन है। एम्प्लॉइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी जो हमने पीछे देखा मनी का यूज होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जैसे हमारा कैपिटल हो गया, हमारी लैंड होगी, ये सब क्या है? ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम भी है, ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट को होल्ड करता है, जैसे हमारे शेयर हो गए, बॉन्ड हो गए, एक्सेट्रा। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर। हम उसको दे देते हैं और कोई उसके बदले में हमें प्राइस में मतलब पैसे दे देते हैं कि भाई ये हमारा बॉन्ड हो गया। अब हम 2 टर्म्स को रीड करेंगे, फिएट मनी क्या होता है और लीगल टेंडर क्या होता है। फिएट मनी है क्या? इट मस्ट फुलफिल 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली। फिएट मनी का अगर हम देखें, फर्स्टली वो फिजिकल करेंसी में होना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, और सेकंड है वो किसी इशूड बाय कोई किंग उसको इशू कर रहा है, या कोई क्वीन उसको इशू कर रही है, कहीं की गवर्नमेंट उसको इशू कर रही है, या वहाँ कहीं का सेंट्रल बैंक उसको इशू कर रहा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी मनी फिएट मनी मानी जाएगी। मान लीजिए हम अपना लेते हैं वही सेम एग्जांपल 10 रुपीज का नोट। अब ये फिजिकल फॉर्म में भी है, फर्स्ट कंडीशन तो इसने
फुलफिल कर दिया। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी इशूड बाय किंग, क्वीन, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। 10 रुपीज़ के नोट को हमारा सेंट्रल बैंक इश्यू करता है, आरबीआई इश्यू करता है, तो क्या हुआ, ये हमारा 10 रुपीज़ का नोट है, ये क्या है, फिएट मनी है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये बस एक जस्ट एग्जांपल था। अगर हम लीगल टेंडर का देखें, लीगल टेंडर की भी सेम 2 कंडीशन है। उसकी फर्स्ट कंडीशन है इट मस्ट बी फिएट मनी, कि वो फिएट मनी होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि वो लीगली वैलिड होना चाहिए, कि कोई भी शॉपकीपर, कोई भी इंसान उसको लेने से मना नहीं कर सकता। तो वो है हमारा लीगल टेंडर का कंसेप्ट। अब हम थोड़ा-सा बेसिक डाटा देख लेते हैं, कौन कॉइन को इश्यू करता है, 1 रुपी नोट को कौन इश्यू करता है, और आरबीआई क्या कौन-कौन सी करेंसी इश्यू करती है। सबसे पहले मैं बता दूँ, जो हमारे कॉइन्स हैं, हमारे कॉइन्स को हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है, और वो 10,000 की डिनोमिनेशन तक इश्यू कर सकती है। 1 रुपी नोट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इश्यू करता है, और जिस पर हमारे सिग्नेचर होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। और आरबीआई इश्यू करती है सारे नोट्स अदर देन 1 रुपी नोट। अगर मैं आपसे पूछूँ 1 रुपी नोट को कौन करता है इश्यू? फाइनेंस सेक्रेटरी इशू, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, और फाइनेंस सेक्रेटरी के उस पे सिग्नेचर होते हैं। अब हम देखते हैं हमारा बेसिक जो अगली नेक्स्ट स्लाइड है, वो है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आखिरकार इस एनपीसीआई का यूज क्या है, ये इस्टेब्लिश क्यों करी गई थी? क्योंकि जैसा आपको भी पता है, आप यूपीआई यूज करते हैं, यूपीआई ने कितना मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करी है। और यूपीआई से हम मतलब डिजिटली पेमेंट 2 मिनट में किसी के भी पास पैसे भेज सकते हैं। मान लीजिए आप रह रहे हैं मुंबई, आप एक स्टूडेंट हैं, और आपके पेरेंट्स रह रहे हैं दिल्ली में। अब यूपीआई की हेल्प से अब उन्हें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले टाइम में क्या होता था, वो बैंक जाते थे, बैंक से फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते थे। बट यूपीआई ने हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। अब दिल्ली से वो सिर्फ़ 1 से 2 सेकंड के अंदर वो आपके पास पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का डिजिटल पेमेंट ही तो है। एनपीसीआई ने ऐसे ही प्लेटफ़ॉर्म जनरेट किए हैं, जैसे यूपीआई हो गया, हमारा आईएमपीएस हो गया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो गया, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, बीबीपीएम हो गया। इन सब को ऑपरेट हमारा कौन करता है इंडिया में? इन सब को ऑपरेट हमारा करती है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर मैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ, तो एनपीसीआई हमारी 2008 में एस्टेब्लिश की गई थी अंडर द गाइडेंस ऑफ आरबीआई। आपको भी पता है फादर ऑफ ऑल बैंक्स है हमारा आरबीआई, प्लस में इंडियन बैंक एसोसिएशन। इन सब ने मिलकर एनपीसीआई को बनाया था और एस्टेब्लिश किया था। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये अपने प्रॉफिट पे काम नहीं करती है, वहां से कोई इंटरेस्ट नहीं कमाती, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एनपीसीआई का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, वो था सिर्फ प्रमोट डिजिटल पेमेंट एंड फैसिलिटेट द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इन इंडिया। मतलब एनपीसीआई ने हमारे काम को और ज्यादा आसान बना दिया है। अब हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, तो मनी सप्लाई होता है क्या है? मतलब एक तरीके से मनी इन सर्कुलेशन। मान लीजिए आपको एक ब्रेड लेना है, आपके पास 10 रुपीज है, तो आप क्या करोगे, शॉप पे जाओगे, वो ब्रेड लोगे। ये क्या, मनी यहाँ से सर्कुलेट हुई। अब मान लीजिए ये शॉपकीपर है, इसने कहीं से भी मान लीजिए गोल्ड खरीदना है, अब ये गोल्ड के लिए 10 रुपए आगे पे करेगा, तो ये क्या होगा, ये भी मनी सप्लाई हो गया। मनी सप्लाई का अगर हम बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो वो क्या है, मनी इन सर्कुलेशन। अगर डेफिनेशन देखें, मनी सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन in an economy at a given time. It include cash, coins and bank deposits that can be easily converted to cash. मनी सप्लाई में हमारे डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं। मनी सप्लाइड में कैश इन हैंड, मतलब पब्लिक के पास कितना पैसा है, ये भी आ जाता है। मनी सप्लाई में हमारे कॉइन्स भी आ जाते हैं, ये सब हमारे मनी सप्लाई का पार्ट है। क्योंकि सारी मनी सर्कुलेशन में कितनी है, जितनी भी टोटल मनी है ना, वो हमारी मनी सप्लाई है। मनी सप्लाई प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इन्फ्लेशन कंट्रोल, इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल और इंटरेस्ट रेट से हम क्या समझ सकते हैं? मान लीजिए हमारी महंगाई बढ़ रही है, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी जो मनी सप्लाई है, उसको कौन रेगुलेट करता है? हमारा आरबीआई रेगुलेट करता है। मान लीजिए हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई मनी सर्कुलेशन को, मनी सप्लाई को कम कर देगा। अगर मान लीजिए यहाँ डिफ्लेशन हो गया, या फिर डिफ्लेशन ही मान लेंगे कि हम डिफ्लेशन हो गया, तो उस कंडीशन में आरबीआई क्या करेगा? मनी सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज कर देगा। आरबीआई मेजर द मनी सप्लाई थ्रू, आरबीआई के बहुत सारे इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू वो मनी सप्लाई को मेजर कर सकता है, जैसे M0, M1, M2, M3 एंड M4। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता ही है, तो इसको आप बड़े ध्यान से करना। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जैसे हम मनी सप्लाई के कुछ इंडिकेटर्स देख रहे थे, M0, M1, M2, M3 एंड M4, आखिरकार ये है क्या? तो M0 इज रिजर्व मनी, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, बट अभी हम इसमें ये करते हैं M1, M2, M3 एंड M4 क्या है। M1 एंड M2 वो नैरो मनी है, और M3 एंड M4 वो हमारी यहाँ ब्रॉड मनी है। अब यहाँ हम दो टर्म पढ़ रहे हैं, कमर्शियल बैंक एंड
पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सबसे पहले मैं इनमें ही डिफरेंस बता देती हूँ कि कमर्शियल बैंक क्या है, जो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, और सेविंग बैंक क्या है। सेविंग बैंक में हम मोस्टली सेविंग सेविंग करके आते हैं, यहाँ से ये लोन में पैसा घुमा रहा है ज़्यादा। बट पोस्ट ऑफिस बैंक का आपने भी सुना होगा, आपने भी कभी ना कभी, तो मतलब आपने नहीं, आपके दादा-दादी ने कभी ना कभी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में सेविंग्स करी ही होंगी। यहाँ पर हम 2 टर्म्स को और देखते हैं, डिमांड डिपॉज़िट क्या होता है और टाइम डिपॉज़िट क्या होता है। सबसे पहले हम डिमांड डिपॉज़िट को देखते हैं। डिमांड डिपॉज़िट में हमारा 2 आते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट हमारे है क्या? अगर हम सेविंग अकाउंट को देखें, जैसे कि हमारा जो बेसिकली नॉर्मल पर्सन का होता है, वो हमारा सेविंग अकाउंट ही होता है। हम बैंक में डिपॉज़िट करते हैं और हम वहाँ से कैश विथड्रॉल भी करते हैं। मान लीजिए एटीएम के थ्रू विथड्रॉल करते हैं, कैसे भी करते हैं, वो हमारा सेविंग अकाउंट होता है। बट जो करंट अकाउंट होता है, वो मोस्टली बिज़नेसमैन का होता है। नॉर्मल पर्सन के लिए सेविंग अकाउंट, बिज़नेसमैन के लिए करंट अकाउंट होता है। और हमारा टाइम डिपॉज़िट में हमारे मोस्टली फिक्स्ड डिपॉज़िट आ जाते हैं। फिक्स डिपॉज़िट का आपने सुना होगा कि हाँ, इतने रुपीज़ की हमने एफडी कर रखी है। मान लीजिए हमने 10,000 रुपीज़ की एफडी कर रखी है। अब हम हर महीने 2,000 रुपीज़ उसमें डालते रहते हैं। अगर हम टाइम से पहले, मान लीजिए ये हमारी एफडी थी 5 साल के लिए। ये हमारी एफडी 5 साल के लिए थी, फिक्स डिपॉज़िट था कि मैं हर साल 2,000 रुपए अपने अकाउंट में फिक्स डिपॉज़िट करवाऊँगा और मैं 10,000 तक करवाऊँगा। बाद में 5 साल बाद विथड्रॉल कर लूँगा। बट इस पे हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। इस पे हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। लेकिन अगर कई बार कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि हम इन्हें पहले ही विथड्रॉल करवा लेते हैं, मान लीजिए हम इन्हें 3rd ईयर में ही विथड्रॉल करवा लेते हैं, तो इसमें जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा वो तो मतलब जितने पैसे यहाँ तक होंगे वो तो हमें मिलेंगे ही, लेकिन उसमें से ना बैंक कुछ ना कुछ डिडक्ट कर लेता है। क्योंकि ये हमारा फिक्स डिपॉजिट था और हम इसे पहले ही विथड्रॉल कर रहे हैं, टाइम से पहले ही विथड्रॉल कर रहे हैं, इसीलिए बैंक क्या करता है, इसको डिडक्ट कर लेता है। अब हमने बेसिक कांसेप्ट को समझ लिया, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर सीयू क्या है? सीयू है कि कॉइन करेंसी इन पब्लिक, कि पब्लिक के हाथ में पैसा कितना है। अब अगर हम M1 देखें, M1 में क्या आएगा? M1 में आएगा कॉइन करेंसी इन पब्लिक प्लस में डिमांड डिपॉजिट। तो अगर आप देखो, कॉइन करेंसी इन पब्लिक, आपके हाथ में पैसा है और आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसा डाल रखा है, सेविंग अकाउंट में। आप दोनों से इज़िली पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना एफडी में जाएगा, ना डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में जाएगा, ना टाइम डिपॉजिट में जाएगा। तो इसकी लिक्विडिटी क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। अब आप समझोगे कि लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आप उसको कितना जल्दी यूज़ कर पा रहे हो, कि उसके ईज़ी टू यूज़, मतलब अगर डिमांड डिपॉज़िट में आपका पैसा है, तो आप कि जब आपका मन हो तब आप निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। बट टाइम डिपॉज़िट और एफडी में क्या है, आपको बैंक के चक्कर भी लगाने लगेंगे, कुछ ना कुछ वो डिडक्ट करके भी देंगे और उसमें ना टाइम भी लगता है। अब अगर हम हमारा M2 देखें, M2 क्या होगा? M2 में भी हमारा सेम ही है, कॉइन करेंसी इन पब्लिक। कॉइन करेंसी इन पब्लिक, मान लीजिए यहाँ पर पर्सन है ए, बी, सी, इसके पास 10 रुपीज़ है, इसके पास 20 रुपीज़ है, इसके पास भी 10 रुपीज़ है। इन्होंने अपने बैंक में डिपॉज़िट करवा रखा है 10 रुपीज़। तो ये सारा क्या हो गया? ये सारा हो गया ना, जो ये हो गया हमारा कॉइन करेंसी इन पब्लिक। और जो यहाँ पर इसने मान लीजिए ऐड करवा रखा है, अपना कुछ भी अमाउंट ऐड करवा रखा है, इसके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो अगर हम इन दोनों को काउंट कर रहे हैं, ये हमारा हो गया M1। और अगर हम M2 में जाएँगे, M2 में हम डिमांड डिपॉज़िट पोस्ट ऑफिस के भी इंक्लूड कर लेंगे, वो हो गया हमारा M2। जो हमारा M3 है, हम इसे एग्रीगेट मनी सप्लाई भी बोलते हैं, हम इसे ब्रॉड मनी भी बोलते हैं, और ये सबसे अच्छा मेज़र है मनी सप्लाई को देखने का, ये सबसे अच्छा टूल है मनी सप्लाई को मेज़र करने का। इसके अंदर क्या-क्या कंसीडर करते हैं हम? कॉइन करेंसी इन पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉज़िट सीए ऐसे हमारा, और टाइम डिपॉज़िट इन कमर्शियल बैंक ये करते हैं। ये थोड़ा कम लिक्विड होता है क्योंकि इसमें एफडी वाला पार्ट आ गया। अब हम अगर हमारे M4 को, लास्ट इंडिकेटर को देखते हैं, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, हम इसमें चारों को इंक्लूड कर लेते हैं। इससे भी हमारे एग्ज़ाम में पीछे पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इस टेबल को है ना याद कर लेना अच्छे से, मतलब एक तरीके से इसको भूलो ही मत, 2-4 बार बना के देखना, आपको ये टेबल खुद ब खुद मैंने समझा तो दी है, बट ये है कि कई बार आप भूल जाते हैं। इस टेबल को 1-2 बार बना के देखना, इसकी प्रैक्टिस करना, यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बेसिकली अभी हम जो यहाँ पर टॉपिक करेंगे वो है हमारा मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, आप इसके नाम को ही अगर डिकोड करो तो मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ मनी जनरेट हो रही है। मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट, अगर मनी मल्टीप्लाई मतलब कुछ ना कुछ मनी मल्टीप्लाई हो रही है, मनी जनरेट हो रही है। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें, मनी मल्टीप्लायर इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स जनरेट विद देयर रिजर्व्स। मतलब बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स है, उनसे जो मनी बैंक जनरेट कर रहे हैं वो है, मतलब क्या हो गया, एक तरीके से हमारा मनी मल्टीप्लायर हो गया। आरबीआई कैश रिजर्व रेशो कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अब यहाँ हम एक टर्म देख रहे हैं कि
सीआरआर है क्या? तो मैं आपको, वैसे तो हम सीआरआर नेक्स्ट स्लाइड में भी बड़े अच्छे से करेंगे, बट इसको मैं आपको बता देती हूँ अभी पे। जैसे कि हमारी कई बार ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन इन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करता है, आरबीआई अपने सीआरआर को इंक्रीज़ कर देता है ताकि पब्लिक में इतना पैसा ना जाए और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ ना हो, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कब होगी? जब मान लीजिए पब्लिक के पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, तभी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है। अब कैश रिज़र्व रेशो क्या होता है? कैश रिज़र्व रेशो को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये है हमारा बैंक, ये है हमारा आरबीआई। आरबीआई हमारे बैंक्स को बोलेगा, मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है, तो आपको अपना 10% एज़ अ सीआरआर मेरे पास जमा करवाना पड़ेगा और उसपे मैं आपको इंटरेस्ट पे करूँगा। तो ये होता है आरबीआई का सीआरआर का कंसेप्ट। मान लीजिए ये 10% ये क्यों पे मतलब अपने पास रखवाता है आरबीआई, ताकि मान लीजिए कल को कोई बैंक है वो डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो जो उसके डिपॉज़िटर्स है उनको भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो वो आरबीआई उनकी हेल्प करेगा। तो इसीलिए 10% रखता है और एक साथ के साथ इसके ये किस चीज़ का काम करते हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल भी है हमारा जो सीआरआर वाला है, कैश रिज़र्व रेशो है। इससे हम इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलो हम अपने बैक टू द टॉपिक आते हैं, हमारा मनी मल्टीप्लायर था क्या? मनी मल्टीप्लायर है M3 डिवाइडेड बाय में M0। मनी मल्टीप्लायर को अगर हम सीआरआर के केस में देखें, मनी मल्टीप्लायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सीआरआर के, मतलब अगर मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज ज़्यादा होगा तो सीआरआर कम होगा, अगर सीआरआर ज़्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, बिकॉज इनमें एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अब मनी मल्टीप्लायर को हम समझते हैं, मान लीजिए ये हमारा कोई है बैंक वन में डिपॉजिटर्स ने 100 रुपीज डाले, तो सीआरआर कितना कितना सबमिट कर लिया इसने आरबीआई के पास, इसने जमा करवा दिया अपना 10%, 10 रुपीज सबमिट करवा दिया। अब सिर्फ बचे उसके पास 90 रुपीज जो वो लोन में घुमा सकता है, जिसपे वो इनकम कमा सकता है। अब जो ये हमारे पास सेकंड बैंक था, मान लीजिए हमारे पास ये सेकंड बैंक है, बैंक इसके पास लोन में इसके पास डिपॉजिट्स में कितने पैसे, इसके पास डिपॉजिट में है 90 रुपीज। तो इसने क्या किया, इसने भी लोन में 81 रुपीज घुमा दिए, जिससे इसने इनकम जनरेट करी। अब ये 81 भी इसने किसी को तो लोन दिए होंगे ना, उसके पास अब 81 रुपीज बचे, मान लीजिए इसने बैंक थ्री को ही लोन दिया है। अब बैंक थ्री को भी क्या करना पड़ेगा, उसका 10% रिजर्व में रखना पड़ेगा, और 72.9 जो इसकी ये है प्राइस, कुछ भी है यार, 72 भी लगा सकते हैं हम, इसको इसने क्या किया, लोन में घुमाया, जिससे इसने इनकम कमाई। अब हम दो वर्ड आपने सुने भी होंगे, मैं आपको बता देती हूँ, एसेट और लायबिलिटी। बैंक के लिए एसेट क्या होता है और बैंक के लिए लायबिलिटी क्या होती है? एसेट क्या हो गया, एसेट मतलब कोई संपत्ति, एसेट को अगर हिंदी वर्ड में देखें संपत्ति, इसका मतलब क्या हो गया कि जिससे आप कुछ ना कुछ बेनिफिट मतलब मिल रहा है, जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कोई ना कोई इनकम जनरेट हो रही है आपकी। और बैंक की, अगर हम बैंक की टर्म्स में इसको देखें, बैंक का एसेट क्या होगा? बैंक अपनी इनकम जनरेट कहाँ से करता है? लोन से ही तो करता है। लोन पे जो वो इंटरेस्ट रेट कमाता है, लोन देता है लोगों से, इंटरेस्ट रेट लेता है, वो क्या हो गया, बैंक का एसेट है। अब बैंक की देनदारी क्या होगी, बैंक की एक जिम्मेदारी होती है, वो क्या होगी, वो हो गए उसके डिपॉजिट्स। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी यही तो होता है कि हाँ देनदारी है भाई, ये तो हमें देने ही पड़ेंगे, तो ये उसकी एक तरीके की है ना, बैंक की जिम्मेदारी है डिपॉजिटर्स के प्रति के, क्योंकि उसको उसके डिपॉजिट्स देने ही पड़ेंगे, वो उसका खुद का पैसा नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है। और जो ये एसेट है, इससे वो अपनी इनकम जनरेट कर रहा है। अगर हम मनी मल्टीप्लायर का बैक टू द टॉपिक आके फॉर्मूला देखें, मनी मल्टीप्लायर होता है M3 डिवाइडेड बाई में M0। और ये सीआरआर वाला जो मैंने केस बताया, इसको भी आप ध्यान से याद कर लेना, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम अगर अपने बेसिक कंसेप्ट पे, एक हमारा एक क्वेश्चन है बहुत ही इजी, इसको सोल्व करेंगे और मैं आपको अप्रोच भी बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को हम सोल्व किस तरीके से कर सकते हैं। मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद, मनी मल्टीप्लायर कब इंक्रीज होगा? फर्स्ट आया है, इसका ऑप्शन है इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशो। अब मैंने आपको पीछे बताया है कि ये मनी मल्टीप्लायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सीआरआर के, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा तो जो हमारा सीआरआर है, तो हमारा सीआरआर डिक्रीज होगा अगर मनी मल्टीप्लायर के इंक्रीज होने के बाद। अब आता है इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, ये ऑप्शन भी हम एक बार देखेंगे, पहले हम नीचे वाले ऑप्शन को देख देते हैं। इंक्रीज इन द एसएलआर रेशो, एसएलआर के बारे में अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो इसको तो हम अभी एलिमिनेट ही कर देते हैं, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर के कंसेप्ट में हमने इसको अभी तक देखा नहीं है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन का तो कोई रोल है ही नहीं मनी में, मनी मल्टीप्लायर में रोल किसका है, मेन है सिर्फ रोल बैंक हैबिट का। क्यों? डिपॉजिट्स लेने हैं और लोन देना है, जिससे एक इनकम को जनरेट करना है। ये सब एक, अगर हम इजी लैंग्वेज में मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट समझे ना,
मान लीजिए आप डिपॉजिटर्स हो, आप क्या करोगे, आपने डिपॉजिट करवाया बैंक में। अब इसने क्या किया, बैंक ने क्या किया, लोन में वो पैसे घुमाने स्टार्ट कर दिए और उस पे वो क्या कर रहा है, एक इनकम जनरेट कर रहा है, इंटरेस्ट रेट कमा रहा है। ये क्या हो रहा है, मनी मल्टीप्लाई हो रही है। ये हमारा कंसेप्ट हो गया बेसिक सा मनी मल्टीप्लायर का। सिर्फ बहुत ही आसान वर्ड्स में समझ सकते हैं आप इसको। डिपॉजिट, लोन, इनकम जनरेट हुआ, मनी मल्टीप्लायर हुआ। सीआरआर का मैंने आपको बता दिया था, अगर मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा तो हमारा सीआरआर डिक्रीज होगा, क्योंकि इनमें एक इनवर्स रिलेशन है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। It is a macroeconomic policy used by a central bank to influence money supply and interest rate। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, मनी को ऑपरेट भी तो करना पड़ेगा। मान लीजिए इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ गई है मार्केट में, तो उसको मतलब बैलेंस भी तो करके चलना पड़ेगा ना। उसके लिए भी आरबीआई हमारा कुछ मेजर टूल्स को यूज करता है, लाइक रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब वन बाय वन हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि सीआरआर होता क्या है, कैश रिजर्व रेशो है क्या। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी सीआरआर को थोड़ा सा देखा था कि सीआरआर है क्या। मान लीजिए बैंक है, आरबीआई बैंक को बोलेगा कि आपको अपना कुछ परसेंट जो मैं डिसाइड करूंगा, आपको भी पता है कि आरबीआई फादर ऑफ ऑल बैंक्स है, तो वो बोलेगा कि आपको अपना कुछ परसेंट, यहाँ पर हम मान लीजिए सीआरआर डिसाइड होता है 4%, कि आपके जितने डिपॉजिट्स होंगे ना, या आपके पास जितना भी पैसा होगा, आपको उसका 4% मेरे पास सबमिट करना पड़ेगा। तो बैंक बोलते हैं कि ठीक है सर, हम सबमिट कर देंगे। लेकिन आरबीआई बोलता है और सुनो, मैं आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट पे नहीं करूंगा, ये मैं आपका 4% इसीलिए रख रहा हूँ। मान लीजिए कल को आप बैंक करप्ट हो, मतलब बैंक रन हो जाता है या फिर डिफॉल्ट कर जाता है, तो जो आपके डिपॉजिटर्स है उनको थोड़ी ना नुकसान होने दूंगा, उनको कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा ना। इसीलिए वो सीआरआर रख लेता है। सीआरआर की अगर हम डेफिनेशन देखें, ये क्या है, it is the percentage of a bank's total deposit that is required to keep in the form of cash reserve with the central bank of a country। अब हम एक एग्जांपल के साथ समझे। मान लीजिए डिपॉजिट का कोई कस्टमर है, इसने बैंक में अपने डिपॉजिट है बैंक के पास 100 रुपीज का, और यहाँ पर जो हमारा सीआरआर आरबीआई ने डिसाइड किया है वो किया है 6%। मान लीजिए 6 रुपीज ही है वो यहाँ बचे, तो अभी बैंक के पास कितने रुपए बचे, अगर 6 तो बैंक ने यहाँ सबमिट करवा दिया, बैंक के पास हमारे बचे 94 रुपीज। तो इसको क्या करेगा, इसको ही लोन में घुमा सकता है या फिर मनी को जनरेट कर, इनकम जनरेट कर सकता है बैंक अपनी इससे। सीआरआर है क्या, सीआरआर बेसिकली एक कैश रिजर्व रेशो ही है जो हम आरबीआई के पास सबमिट करते हैं, बैंक से सबमिट करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ द कैश रिजर्व रेशो इज लोवर्ड बाय आरबीआई, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी विल रिमेन अनचेंज्ड, डिक्रीज, इंक्रीज, हैव एम्बिगुअस इम्पैक्ट। इस क्वेश्चन को इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि अगर हम अपने सीआरआर को डिक्रीज कर देते हैं तो मनी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मनी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ था सीआरआर 6, अब हम सीआरआर को डिक्रीज करना है। मान लीजिए सीआर कर दिया, अब हमने 4 अज्यूम करके चलते हैं कि हमने सीआरआर का 4 कर दिया। अब अगर हम अपना सीआरआर 4 कर देते हैं तो हमारे पास लोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैसा 96 रुपीज हो जाएंगे। तो मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ा है, इंक्रीज ही तो हुई है। पहले 94 थी, अब कितना हो गया, 96 हो गया। इसका आंसर आएगा increase। if the cash reserve ratio is lowered by RBI, supply of money will be increase। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है एसएलआर। अब ये हमारा एसएलआर है क्या, एक तरीके से आरबीआई बैंक को बोलता है कि आपको कुछ अपना कुछ डिपॉजिट्स एसएलआर के फॉर्म में रखने पड़ेंगे, इन द सेंस कि लिक्विड फॉर्म में रखने पड़ेंगे। लिक्विड फॉर्म में लाइक कैश में हो गया, गोल्ड में हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो गया, कुछ परसेंट रखना पड़ेगा जिसको आप लोन में नहीं घुमा सकते हो। और ये बैंक को अपने पास खुद रखना पड़ेगा, ये आरबीआई के पास सबमिट नहीं करना है। आरबीआई सिर्फ एसएलआर को डिसाइड करता है कि कितने परसेंट रखना पड़ेगा। मान लीजिए 10% रखना पड़ेगा, 14% रखना पड़ेगा। ये होता है हमारा बेसिक कंसेप्ट एसएलआर, हेल्ड बाय बैंक इटसेल्फ। अब अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स, दिस रेशियो इज नोन एज। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइए, अभी मैंने आपको ये कंसेप्ट करवाया है। अब हम आते हैं, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है रेपो रेट का। रेपो रेट है क्या, बैंक को मान लीजिए 100 रुपीज की जरूरत है, बैंक बोलता है आरबीआई सर सुनो ना, मेरे को है ना पैसों की जरूरत है, आप मेरे को है ना लोन दे दो प्लीज। आरबीआई बोलता है कि ठीक है,
लोन तो मैं तुम्हें दे दूंगा, बट तुम्हें है ना अपना कुछ कोलेटरल, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा मेरे पास, और कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बैंक बोलता है कि ठीक है सर, मैं आपको इंटरेस्ट पे कर दूंगा। जो ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आरबीआई बोलता है ये भी मैं ही डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ। आरबीआई को हम फादर ऑफ ऑल बैंक बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है। अब आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करता है बैंक्स को कि भाई हाँ ठीक है, 100 रुपीज पे आपको इतना इंटरेस्ट रेट मेरे को देना पड़ेगा, उस इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। आपको समझ में आया? बेसिकली हमने क्या किया कि मान लीजिए बैंक को जरूरत थी 100 रुपीज की, वो आरबीआई के पास गया, आरबीआई के जाके बोला कि सर मेरे को लोन दे दो। आरबीआई ने बोला ठीक है मैं आपको लोन तो दे दूंगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कोलेटरल रखने पड़ेंगे आपने, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, आपके बॉन्ड्स कुछ भी हो गया, आपको रखना पड़ेगा, हमारे पास गोल्ड हो गया। और आपको उस पर इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा, जो लोन आप हमसे लोगे उसको आपको हमें इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा। जो वो इंटरेस्ट रेट आरबीआई डिसाइड करता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो क्या है? रिवर्स रेपो इसका उल्टा है। मान लीजिए बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आ गया, सरप्लस में पैसा है बैंक्स के पास। बैंक बोलते हैं कि अब मैं इसका क्या करूंगा, क्योंकि बैंक की इनकम आती कैसे है? बैंक की इनकम ही लोन देने से आती है। बैंक आरबीआई को देगा कि आरबीआई सर सुनो, आप है ना, हम मेरे पास सरप्लस में फंड है, तो आप मेरे से पैसे ले लो और मेरे को आप उस पे ना कुछ इंटरेस्ट पे कर देना। तो आरबीआई बोलता है ठीक है, और बैंक बोलते हैं कि जैसे कि आपने मेरे से कोलेटरल मांगे थे ना कि कुछ गिरवी रख के दो तभी मैं आपको पैसे दूंगा, तो आपको भी सेम मेरे पास वही कोलेटरल जमा करवाने पड़ेंगे और तभी मैं आपको पैसे दूंगा। आरबीआई बोलता है ठीक है, सेम कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। तो और जो ये है इसमें इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड करता है, और बैंक बोलता है कि जैसे कि आप कोलेटरल भी दोगे और आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे मैंने भी आपको इंटरेस्ट रेट पे किया था। आरबीआई बोलते हैं कि ठीक है, आपकी इस कंडीशन को भी हम मान लेते हैं, हम इंटरेस्ट रेट भी पे कर देंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट हम पे करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम योर फादर। वो बोलते हैं कि मैं, आरबीआई को हम बोल रहे हैं बार बार कि फादर ऑफ ऑल बैंक है, तो बैंक बोलते हैं कि ठीक है आप डिसाइड करना, और आप जितना बोलोगे आप उतना इंटरेस्ट रेट पे कर देना। तो रिजर्व रेपो रेट को हम कैसे समझ सकते हैं? व्हेन बैंक गिव देयर सरप्लस मनी टू आरबीआई, इन रिटर्न दे गेट इंटरेस्ट, आरबीआई गिव कोलेटरल इन रिटर्न। एज लाइक वही है कि रेपो रेट को जैसे हमने समझा था कि जो इंटरेस्ट रेट बैंक्स आरबीआई को पे करते हैं वो हो गया हमारा रेपो रेट, और जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई बैंक्स को पे करता है वो हो गया हमारा रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का रिवर्स ही तो है रिवर्स रेपो रेट। अब आ गया हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ये क्या है? ये एक तरीके से है ना रिवर्स रेपो की तरह ही है, बस इसमें क्या होगा कि कोई कोलेटरल हमें सबमिट नहीं करना पड़ेगा, कि बैंक्स होंगे, बैंक लोन देंगे आरबीआई को, आरबीआई इंटरेस्ट तो देगा, बट इस केस में हम कोई भी कोलेटरल को कुछ भी गिरवी नहीं रखेंगे। ये होता है हमारा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? ये भी सेम है। इसमें हम क्या गिरवी रखेंगे? इसमें हम रखेंगे बस एसएलआर कोटा में से, हम अपनी एसएलआर कोटा में से कोलेटरल को गिरवी रखेंगे और बार बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। और अब जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन आज जहां पर भी आरबीआई बाइज एंड सेल्स यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल मनी सप्लाई। अगर आरबीआई मतलब क्या करेगा? आरबीआई को खरीदता कब है? आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कब खरीदेगा? जब उसे मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होगा, मतलब मार्केट में पैसे ज्यादा देने होंगे, लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना होगा। आरबीआई मतलब आरबीआई सेल कब करेगा, बेचेगा कब? जब उसमें को लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना होगा, मार्केट से पैसे एब्जॉर्ब करने होंगे। मान लीजिए हमारी इधर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है। इन्फ्लेशन इंक्रीज कब होती है? जब हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है मार्केट में, मतलब जब लोगों के पास पैसा होगा तभी तो हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। उससे क्या होता है, आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई को दिख रहा है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर लेगा मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए। और आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कब कर देगा? मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए। ये दो कंडीशंस थे। जब उन्हें मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर लेगा और खरीद लेगा, क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे उन्हें, मार्केट में पैसा चला जाएगा। और जब वो है आरबीआई सेलिंग मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए। अब हमारे पास आरबीआई को लेकर कुछ बेसिक कंसेप्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? अप्रैल 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था।
सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई था जो वो इनिशियली कलकत्ता में था बट परमानेंटली मूव टू मुंबई 1937। और सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सिट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। फंक्शन रेगुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी, फादर ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया। अब कंपोजिशन देखें अगर आरबीआई का, आरबीआई में क्या है, आरबीआई में है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक जो है हमारे आरबीआई का, आप इनका नाम कमेंट में जरूर बताना, हमारे क्या होंगे, एक हमारा गवर्नर होगा और चार हमारे क्या होंगे इसमें डिप्टी गवर्नर होंगे, ये हो गए हमारे ऑफिशियल डायरेक्टर्स। जो आरबीआई का बोर्ड होगा वो अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो नॉमिनेटेड कितने टाइम के लिए नॉमिनेट या अपॉइंट होंगे, ये होंगे 4 ईयर्स के लिए। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर में क्या नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, अदर्स 4 डायरेक्टर्स 1 ईच फ्रॉम लोकल बोर्ड। अब आता है हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन और ओपन से आप समझ ही जाओगे कि इकोनॉमी वहाँ की ओपन है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं विद इन डिफरेंट कंट्रीज। मान लीजिए ये है, ये हमारा वर्ल्ड है, और हम यहाँ इंडिया का मैप बना लेते हैं, रफ मैप। मान लीजिए ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया से मैंने यूएस कुछ एक्सपोर्ट किया, कुछ भेजा, या मान लीजिए इंडिया में हम एज्यूम करके चलते हैं स्पाइसेस, कुछ मसाले मैंने यूएस भेजे, और यूएस से कुछ लाइक मैंने परफ्यूम परचेज किया, परफ्यूम इधर मंगवाया, वो क्या हो गया इंपोर्ट। अगर हम ऐसे लेन देन कर रहे हैं, हमारी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो हमारी इकोनॉमीज होती है ओपन इकोनॉमी। और क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, देर इज नो इंटरेक्शन आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब हमारी कंट्री का ही अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हम इंडिया के अंदर तो आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बट हम आउटसाइड इंडिया नहीं कर रहे, ये होती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर हम आउटसाइड इंडिया हमारा एक अच्छा इंटरेक्शन है, तो वो हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होगी। अब जो हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके से इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड द नॉन रेजिडेंट्स। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, इंडिया से कितने गुड्स और सर्विसेज है जो बाहर एक्सपोर्ट हुए हैं, और इंडिया से कितने गुड्स एंड सर्विसेज है जो बाहर से इधर हमने इंपोर्ट किए, ये सारे ट्रांजैक्शन एक रिकॉर्ड में अगर हम लिख लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपको भी पता है कि वर्ल्ड नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट जीरो होता है, वो किस लिए होता है, मान लीजिए कि हमने यहाँ से कुछ भेजा, एक्सपोर्ट किया हमने 100 रुपीज का, और यहाँ इंपोर्ट, किसी कंट्री ने ये चीज इंपोर्ट करी, मान लीजिए जूते ही, शूज ही ले लेते हैं, हमने इंडिया से शूज को एक्सपोर्ट किया, और यहाँ यूएस की कंट्री है, यूएस की कोई कंट्री है, वहां पर इन शूज को इंपोर्ट किया गया किसी पर्सन के द्वारा। अब हमने क्या किया, हमने इस पर 100 रुपीज का प्रॉफिट किया, क्योंकि ये हमें 100 रुपीज पे कर रहे हैं, इनके पास 0 रुपीज बचे, यहाँ पर 100 आ गया। एक तरीके से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी कंट्री से वो डेबिट हुए हैं, तो वो किसी कंट्री में क्रेडिट भी तो हुए हैं ना। तो इसीलिए हम नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हम इन दोनों केस में देखें, तो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर कहीं से वो डेबिट हुए हैं तो वो कहीं क्रेडिट भी हुए हैं। और एनी कंट्री डेबिट आउट गोइंग मनी इज अ क्रेडिट इनकमिंग मनी फॉर अनदर कंट्री, जो हमने इसमें बेसिक कंसेप्ट में समझा था। सेंट्रल बैंक ऑफ ईच कंट्री prepare BOP balance of payment records as per the format given in the IMF's BMP 6 manual. All the figures are expressed in dollars. अगर बीओपी की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा, इसमें क्या कर रहे हैं हम, पेमेंट को बैलेंस ही तो कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन द रेजिडेंट्स एंड द नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, यूजुअली अ ईयर। अब हम समझे आरबीआई मेथड टू क्लासिफाई बैलेंस ऑफ पेमेंट को, आरबीआई कैसे क्लासिफाई करता है। एक होता है हमारे पास करंट अकाउंट, और एक होता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट में आप ले सकते हैं कि मतलब डे बाय डे जो चीजें हो रही है, और कैपिटल अकाउंट में मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया एक तरीके से। अब करंट अकाउंट में हमारे जो पार्ट्स है वो है विजिबल गुड्स और है हमारे इनविजिबल गुड्स, और जो हमारे इनविजिबल में सर्विसेज, इनकम ट्रांसफर। कैपिटल अकाउंट में हमारी इन्वेस्टमेंट लाइक एफपीआई, एफडीआई, डेप्ट, लोन्स, बैंक डिपॉजिट। अब हम इनको वन बाय वन अच्छे से डिटेल्ड फॉर्म में करेंगे। लाइक ट्रेड ऑफ गुड्स क्या होता है, मान लीजिए अगर हम इंडिया से कुछ बाहर फॉरेन कंट्री में कुछ भेज रहे हैं, राइस भेजा है हमने, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, क्योंकि ये हमने एक्सपोर्ट किया इंडिया से किसी बाहर की कंट्री में गया है। ट्रैक फिजिकल ट्रेड। और इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट हो गया कि मान लीजिए हमारी कि यूएस से ही है, हम ये साउथ अमेरिका मान के चलते हैं,
हमारे पास मान लीजिए यहाँ साउथ अमेरिका से हमने परफ्यूम को इंपोर्ट करवाया, ये हमारे इंडिया में इन्होंने इंपोर्ट करके भेजा, इसको हम क्या बोलेंगे? अगर हमने बाहर की कंट्री से कुछ अपने इंडिया में मंगवाया है, उस टर्म को हम बोलते हैं इंपोर्ट। अगर हम इंडिया से कुछ बाहर भेजते हैं, उस टर्म को हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। अब ट्रेड ऑफ गुड्स है क्या? ट्रैक्स फिजिकल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडिकेटिंग द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये हो गया हमारा ट्रेड ऑफ गुड्स। अब आ गया बैलेंस ऑफ ट्रेड है क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, कि कितने हमारी कंट्री में से हमने एक्सपोर्ट किया, कितना हमने कंट्री में इंपोर्ट किया। अगर हम इनका डिफरेंस निकाल देते हैं तो वहां से हम पता लगा सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है कितना। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या पढ़ेंगे कि हाँ हमारी कंट्री में ट्रेड डेफिसिट हो रहा है या हमारी कंट्री में ट्रेड सरप्लस हो रहा है। अब आप दो नई टर्म समझ रहे हैं यहाँ पर, डेफिसिट क्या है और सरप्लस क्या है। कोई बात नहीं, मैं आपको बेसिकली समझा देती हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे इंपोर्ट्स हैं ज्यादा और एक्सपोर्ट है कम, मतलब हम बाहर से मंगवा तो ज्यादा रहे हैं लेकिन बाहर बेच कम रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, व्हेन इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास इंपोर्ट्स हैं कम, अगर मान लीजिए सिर्फ हमने एक जैकेट अज्यूम करके चलते हैं कि एक जैकेट ही हमने बाहर से मंगवाई है और हमारे एक्सपोर्ट्स है ज्यादा, हमने बहुत सारे गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट किया, बाहर भेजा है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा? ट्रेड सरप्लस होगा। आई होप सो कि आपको ये दोनों बेसिक टर्म समझ में आई होंगी कि व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट एंड व्हाट इज ट्रेड सरप्लस। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, विद रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट। अभी हमने पढ़ा था कि करंट अकाउंट में हमारा क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड है, फॉरेन एसेट्स है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल है और एसडीआर है। एसडीआर के बारे में तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने यहाँ पर बैलेंस ऑफ इनविजिबल के बारे में सिर्फ देखा है। अभी हमने अपना एक मैप, माइंड मैप ही देखा है, टेबल ही देखा है अभी तक, इसके बारे में हमने डेप्थ में नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, हम बाद में करते हैं। बाकी आप इसका आंसर इजी है, कमेंट में भी जरूर लिख के बता सकते हैं। अब हम देखेंगे इनविजिबल्स क्या होते हैं। इनविजिबल्स है कि वो नॉन टेंजिबल कह सकते हैं, हम इंटेंजिबल भी कह सकते हैं कि हम उन्हें देख नहीं पाते। जैसे विजिबल्स जिनको हम, जिनका ट्रांजैक्शन हम देख पाते हैं, लाइक जो हमने पीछे करे हमारे गुड्स एंड सर्विस, गुड्स ही ले लेते हैं हम इसमें। जैसे गुड्स है कि हाँ राइस का एक्सपोर्ट हो रहा है, इधर परफ्यूम का इंपोर्ट हो रहा है, ये हमारा किसका पार्ट है? ये हमारा पार्ट है विजिबल का, ट्रेड इन गुड्स, विजिबल गुड्स। अब हम करेंगे इनविजिबल गुड्स क्या है। इनविजिबल गुड्स लाइक जिन्हें हम देख नहीं सकते, इसमें आ गया हमारी सर्विसेज, इंक्लूड सेक्टर्स लाइक आईटी, कि उसमें हमें कोई सर्विस, कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकम हो गया जैसे इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, ट्रांसफर हो गया, रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशंस, ये हमारे किसका पार्ट है? ये सब हमारे इनविजिबल का पार्ट है। आप इस टेबल को एक बार थोड़ा सा ध्यान से बना के देख लेना और आपको ये चीजें याद रहे लंबे टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वी कंसीडर्ड इन विजिबल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग वी कंसीडर्ड इन इनविजिबल, तो ध्यान से कर लेना आप। अब आता है रेमिटेंस क्या होता है। आपको ये टर्म में भी नहीं लगी हो, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता कि रेमिटेंस होता क्या है। मैं बता देती हूँ सिंपल लैंग्वेज। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है इंडिया में, ये कहता है कि अरे मेरा भाई है ना यूएस रहता है और मुझे हर महीने पैसे भेजता है। इसका भाई कहाँ रह रहा है? यूएस। मान लीजिए ये इसका भाई है, बता भाई कितने पैसे भेजू, ये इसको पैसे भेज रहा है। जो भी मतलब आउटसाइड इंडिया कोई भी बंदा रह रहा है और वो हमें इंडिया में पैसे भेज रहा है, जो इसने ये इनकम भेजी है ना, ये हम इनको बोलेंगे रेमिटेंस। बाहर से वो भेज रहा है, अगर ये पर्सन भी कोई और भी, इधर कोई और भी हो सकता है, वो भी अगर अपने घर पे पैसे भेज रहा है या घर पे नहीं किसी के भी पास अपनी कंट्री में पैसे भेज रहा है, वो क्या होगा? रेमिटेंस। अपने इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है, एक फैक्चुअल, और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। अब हमारे पास दो कंसेप्ट और आएंगे, एफडीआई क्या है और एफपीआई क्या है। अब नाम से ही आप समझ रहे होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई फॉरेनर है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है कहाँ? हमारे इंडिया में आके। अब हम इसको समझते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन एंटिटी टू अ इंडियन कंपनी। मान लीजिए ये हमारी कोई इंडियन कंपनी है, कंपनी ए है, मान लीजिए एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी ये कोई कार की कंपनी है। अब इसमें कोई बाहर का बंदा, हम किसी का कोई ले लेते हैं हम एग्जांपल, लाइक जो बाइडन है, हम वैसे किसी एज अ पर्सन नेम ले रही हूँ मैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो फिर ये जो है, हम मान लीजिए ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे इंडियन कंपनी में। अगर इनके शेयर्स हमारे इंडियन कंपनी में 10% से ज्यादा होंगे तो हम उसको कंसीडर करते हैं एफडीआई। और हम आगे जो एक कंसेप्ट पढ़ेंगे एफपीआई, एफपीआई में क्या होगा? उसके शेयर अप टू 10% होंगे या फिर 10% से भी कम होंगे। ये मैंने सॉरी इधर उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं एक बार
इसे इरेज कर देती हूँ, आप बने रहना। देखिए जो ये हमारा कंसेप्ट है एफडीआई का और एफपीआई का, ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप बेसिकली आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से कभी भी आई थिंक सो गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बता रही थी एफडीआई है क्या। एफडीआई में होता क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी में शेयर आपके 10% से ज्यादा है, तो आप कंसीडर किए जाओगे एफडीआई में। और एफपीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, मान लीजिए कहीं भी आपके शेयर 10% अप टू 10% है, 10% या 10% से कम है किसी भी जगह आपके शेयर, तो वो हमारा एफपीआई में कंसीडर किया जाएगा। एफडीआई है क्या, दोनों है क्या, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, हमारे इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो फर्स्टली अगर हम इसके डेफिनेशन देख के एफडीआई की क्या, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन एंटिटी इनटू एन इंडियन कंपनी। लेकिन बहुत सारी जगह इसको हमारी गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट भी किया हुआ है। तो कौन कौन से एरिया में प्रोहिबिटेड है, लाइक एटॉमिक एनर्जी में, रेलवे ऑपरेशन में, टोबैको प्रोडक्ट्स में। फॉर द रिमेनिंग सेक्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज परमिटेड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को परमिट मतलब परमिशन मिली हुई है किस सेक्टर में और कैसे। कुछ सेक्टर ऑटोमेटिक है कि जहां पर किसी की परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं होती, फॉरेन एंटिटी डज नॉट रिक्वायर इंडियन गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, गवर्नमेंट रूट। बट कुछ ऐसे सेक्टर्स भी है हमारे, कुछ प्रायोरिटी ऐसे सेक्टर भी है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल चाहिए होता है। वही बताया ना कि मोर देन 10% शेयर होते हैं हमारे एफडीआई में। तो हमने इसको एफडीआई को तो बड़े अच्छे से समझ लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड रहने वाली है वो है हमारी एफपीआई। एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें भी क्या है, फॉरेन एंटिटी। एफपीआई में क्या है कि जो भी फॉरेन एंटिटी हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करेगी वो सेबी के अंडर रजिस्टर होनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि हम बोलते हैं कि वो सेबी के अंडर रजिस्टर हो, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर हमारी जो शेयर होते हैं वो होते हैं सिर्फ अप टू 10%। और इसमें है ना, मतलब फ्लक्चुएशन का ज्यादा डर रहता है कि मान लीजिए कोई अमेरिका का इन्वेस्टर है, उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया और उसने थोड़े टाइम बाद उसे पता चला कि उसे ऑस्ट्रेलिया में फायदा बहुत बेनिफिट हो रहा है, वहां के शेयर्स अच्छे मिल रहे हैं, तो वो ऑन द स्पॉट यहाँ के सेल्स शेयर्स को बेच के वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर देगा, वहां भाग जाएगा। इफ दे गेट बेटर रिटर्न्स इन द अदर कंट्रीज दे मे क्विकली सेल देयर इंडियन सिक्योरिटीज एंड रन अवे। और मैंने जैसे कि आपको बताया, हु बाइज अप टू 10% शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी, ये आता है हमारा एफपीआई। अब आपने बेसिक डिफरेंस एफपीआई और एफडीआई में समझ लिया, दोनों चीज है सेम, फॉरनर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे इंडिया में, बस इनमें मेजर डिफरेंस ये है, एफडीआई है ना, ये मेजरली कंपनीज में इन्वेस्ट करता है क्योंकि इसके लंबे टाइम तक टिकने का, क्योंकि ये लंबे टाइम तक टिकता है। और एफपीआई होता है, ये क्या करते हैं, छोटी मोटी चीजों में ही इन्वेस्ट करता है। इसका 10% शेयर हो गया, इसका मोर देन 10% शेयर हो गया। अब जैसे कि हम सेबी के बारे में हमने पीछे पढ़ा कि वो रजिस्टर, एफपीआई रजिस्टर होना चाहिए सेबी के अंडर, तो हम सेबी के बारे में भी थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ऑन अप्रैल 12 1988 थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। इसके 4 रीजनल ऑफिसेज है, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। फंक्शन क्या क्या है, रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। आपने सिक्योरिटी मार्केट क्या, अभी मैं आपको समझा दूंगी थोड़ी देर में। वॉचडॉग ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज, प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। अब आपने दो टर्म सुनी होंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है और ट्रेजरी बिल क्या होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मान लीजिए गवर्नमेंट को लोन चाहिए, गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट अपना एक पीस ऑफ पेपर लॉन्च करेगा, लाइक ये मेरी एक तरीके की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए मोर देन 1 ईयर के लिए, गवर्नमेंट को लोन चाहिए मोर देन 1 ईयर के, तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लॉन्च करेगा। अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए लेस देन 1 ईयर के लिए, तो वो ट्रेजरी बिल को इशू करेगा। ये दोनों है क्या, बेसिकली मैं आपको बता दूं, इट इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर। ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर की तरह ही है, जहां पर गवर्नमेंट आपको बोलती है कि हाँ आप अगर मेरे को पैसे दे रहे हो तो इतना इंटरेस्ट रेट इतने साल के बाद, मान लीजिए 2 साल है उसका पीरियड, कि 2 साल के बाद मैं आपको इतना इंटरेस्ट रेट पे करूंगा। और इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बाइंग और सेलिंग का काम कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है। और जैसे सिक्योरिटीज होगी, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी मार्केट में तो बाय और सेल होंगे ना, तो वो हमारी सिक्योरिटी ही मार्केट होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से आप क्या समझ सकते हैं, मतलब महंगाई। महंगाई है क्या, इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए 2024 में एग का प्राइस था ₹2,
और अब 2024 में एक एग का प्राइस है ₹10। तो ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ ना प्राइस में, इंक्रीज हुआ हमारा इधर प्राइस। तो ये भी क्या है, ये एक इन्फ्लेशन ही तो है, महंगाई ही तो है। अब हम पढ़ लेते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये स्टोर है, ये कोई मतलब मिल्क स्टोर है, यहाँ पर दो दो ही पैकेट दूध के हैं, मतलब सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट सिर्फ दो ही है, और लेने वाले डिमांड है इतने परसेंट की, लाइन में लगे हुए कि हमें दूध चाहिए। तो अब क्या होगा कि जो ये यहाँ का शॉपकीपर होगा वो देखेगा कि डिमांड बढ़ रही है, मान लीजिए इसका प्राइस है 10 रुपीज, अब वो क्या करेगा, 20 रुपीज कर देगा इसका प्राइस। तो इसमें से क्या होगा, बहुत सारे लोग तो एलिमिनेट हो जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर 3% ही बचते हैं लास्ट में, अज्यूम करके चलते हैं कि 3% रह गए। अब करेगा कि हम मेरे पास पैकेट दूध के पैकेट तो दो ही है, बट यहाँ पर पर्सन 3 है, अब मैं इनमें से किसको दूंगा, तो ये दोबारा से फिर क्या करेगा, अपने प्राइस को इंक्रीज कर देगा। तो इसने 30 किया, तो अब यहाँ सिर्फ 2% रह गए, तो जिसको ये सप्लाई कर देगा दे देगा। अब इस केस में हम क्या समझ सकते हैं, मतलब डिमांड अगर हमारी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये हो गया हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये प्राइस क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हुई थी, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है यहाँ पे। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट अबाउट डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, यहाँ डिमांड और सप्लाई साइड में कोई भी चेंज नहीं आता। यहाँ होता है कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसने नई मशीन्स खरीदी है, कुछ नए लेबर्स को रखा है, जिसकी वजह से अब उसको पे करना पड़ेगा, तो वो कहाँ से प्रॉफिट कमाएगा, वो अपने प्रोडक्ट से प्रॉफिट कमाएगा। उसने दूध की थैली है, मान लेते हैं हम, दूध का कोई पैकेट है, उसका प्राइस उसने 20 रुपीज कर दिया है, और अब मार्केट में क्या है, अब मार्केट में डिमांड भी सिर्फ दो की है, पैकेट भी हमारे पास दो ही है, और इसने यहाँ 20 रुपीज कर दिया था। ये भी तो इन्फ्लेशन है, पहले 10 रुपए का था, अब ये 20 कर दिया है। तो ये हमारी क्या होती है, कॉस्टफुल इन्फ्लेशन है, क्योंकि यहाँ पीछे से ही कॉस्ट में चेंज हो गया, यहाँ डिमांड और सप्लाई साइड में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब आपको आई थिंक सो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होती है। अगर डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, सप्लाई हमारे पास कम है, और डिमांड की वजह से अगर इंक्रीज हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में अगर कॉस्ट पीछे से ही इंक्रीज होके आई है, तो वो होगा हमारा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन में हम दो इंडेक्स को देखते हैं, एक होता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, हम होलसेल में देखेंगे। होलसेल का आपको पता ही होगा, मान लीजिए ये कोई फैक्ट्री है, ये बोटल्स को मैन्युफैक्चर करती है और मान और शॉप्स तक पहुंचाती है, रिटेलर, और यहाँ हो गया ये शॉप तक हो जाते हैं। तो ये हमारी क्या हो गया, जो ये फैक्ट्री है, ये हो गया होलसेल, मतलब जहां पर ये प्रोडक्शन हो रही है, जहां पे ये बन रहा है, और फिर ये आगे से मतलब एक बड़े लेवल पर जा रहा है। हमारी जो इंडिया की WPI बास्केट है, उसमें हमारी 697 कॉमोडिटीज है, उसमें है मोस्टली हमने तीन में डिवाइड कर सकते हैं, एक फ्यूल एंड पावर में कर रखा है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट और प्राइमरी आर्टिकल्स में कर रखा है। जो हमारा डब्ल्यूपीआई के अंदर हम सिर्फ गुड्स को कंसीडर करते हैं, हम सर्विसेज को कंसीडर नहीं करते। आप इसको ध्यान में रखना, कभी यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन गलत कर दो। इट ओनली कवर्स गुड्स नॉट सर्विसेज। और WPI, इससे हमारा एक PYQ में अभी क्वेश्चन भी आया था, जो हमारा पिछला CDS एग्जाम गया है अभी 2024 का, PYQ में आप देख लेना, चेक भी कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किसका ज्यादा है किसका कम है। द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रिलीज द WPI इंडेक्स। इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है जो हमारे होलसेल प्राइस इंडेक्स के इंफॉर्मेशन को रिलीज करते हैं। अगर ये वाली टेबल है ना, इसको एक बार आप बना के देख लेना, या फिर इसको याद कर लेना, क्योंकि इससे भी एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं। CDS में अभी 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये रहा हमारे पास सामने क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेटेज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर मान लीजिए आपको ये टेबल आती है कि मैन्युफैक्चर का सबसे ज्यादा है, प्राइमरी आर्टिकल्स का उससे कम है, और फ्यूल का उससे कम है, MPF है, मान लीजिए, हम मान एज्यूम करके चलते हैं। अब इसने हमने वहां किया क्या था, MPF है। अब यहाँ क्या है, हम ऑप्शन पढ़ते हैं, फ्यूल एंड पावर हैव हायर वेटेज इन WPI देन ऑफ प्राइमरी आर्टिकल्स। इसने बोला कि भाई फ्यूल एंड पावर के पास सबसे ज्यादा होगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे यहाँ जो बेसिकली सबसे ज्यादा है वो किस में है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर में है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इसने, वेटेज ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन WPI हायर देन फ्यूल एंड पावर। तो ये तो हमारे ठीक है, मैन्युफैक्चर की सबसे ज्यादा एज कम्पेयर टू फ्यूल एंड पावर। तो हमारा इसका आंसर होगा सेकंड ओनली। मान एज्यूम कर लो कि आपको ये टेबल आती है, तो कितना इजी क्वेश्चन है और कितना इजीली हैंडल कर सकते हो आप इसको। ये हमारा अभी जो CDS गया है ना 2024 वाला, उसी का ही क्वेश्चन है। अगर पहले आपने ये टेबल करी होती तो आई थिंक सो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होता।
अब हमारा आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है क्या? एन इंडेक्स दैट मेजर द मंथली चेंज इन द प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर। जैसे हम चॉकलेट खरीद रहे हैं, इसका क्या है, चॉकलेट का प्राइस मान लीजिए हमारा मार्केट में है 10 रुपीज, तो ये क्या होगा, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ही तो ऐड होगा कि हाँ, हम कंज्यूमर जिस चीज को खरीदते हैं, मान लीजिए यहाँ कॉफी है, हम कॉफी को बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसका प्राइस है 20 रुपीज, ये भी हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में काउंट होगा, क्योंकि हम डे बाई डे बेसिस पे जिसको काउंट कर रहे हैं, डे बाई डे बेसिस पे हम बेसिक नीड्स को जिनको खरीद रहे हैं, वो सारा हमारा कंज्यूमर प्राइस में इंडेक्स में काउंट होगा। वो an index that measure the monthly change in prices paid by consumer, ये है बेसिक डेफिनेशन अबाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब क्वेश्चन आता है हु रिलीजेस द डाटा ऑफ सीपीआई, कि सीपीआई के डाटा को रिलीज कौन करता है, हमारा एनएसओ सीपीआई के डाटा को रिलीज करता है, और इसके अंदर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही हमने इंक्लूड किए हुए हैं। जैसा कि हमने डब्ल्यूपीआई में देखा था कि डब्ल्यूपीआई में सिर्फ हम गुड्स को इंक्लूड करते हैं, बट इन केस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। अब हमारा बेसिक कंसेप्ट आता है नेक्स्ट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है क्या क्या, अब हम उन सेक्टर्स को देखेंगे। हमारे पास मेजरली 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। अगर हम इनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल वर्ड्स में देखें, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जहां हम मोस्टली रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ व्हीट ग्रो करी, रो था। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा, प्रोडक्शन होगा उन सब चीजों का। हमने व्हीट से बनाया इधर बिस्किट, ये हमारा किस चीज में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर में क्या होगा, हमने बिस्किट को बना तो दिया, लेकिन वो शॉप्स तक पहुंचाना तो पड़ेगा, सर्विस कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करवानी तो पड़ेगी, तो वो हमारा आ गया टर्सरी सेक्टर में। अगर हम इनकी डेफिनेशन को देखें, हम प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर है यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर सेक्टर्स, हम इसमें इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चर को, डेयरी को, फिशिंग को, फॉरेस्ट्री को। अब हमारा आ गया सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, दिस सेक्टर इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर इंडस्ट्रीज दैट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग जॉब्स एंड एडिंग टू द जीडीपी। बट टर्सरी सेक्टर में क्या आ गया हमारा, सर्विस सेक्टर आ जाता है। दिस सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, प्रोवाइड इनटेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट कैन इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन सेक्टर्स कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसमें हम कर सकते हैं, एक होता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इनमें बेसिक डिफरेंस है क्या क्या, हम अगले में देखेंगे। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर है, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ रूल्स और रेगुलेशन अच्छे होंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स, कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं, वहां पर मान लीजिए कोई किसी के घर झाड़ू पोछा करने जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही तो हो गया, वहाँ रूल और रेगुलेशन कुछ आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क परमानेंट होगा, यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क टेम्परेरी होगा। वेजेस और सैलरी यहाँ परमानेंट होगी, अच्छी सैलरी होगी, यहाँ पर फिक्स्ड नहीं होगी, यहाँ पर हमारी फिक्स्ड सैलरी होगी। यहाँ पर ये होगा कि आप कभी काम कर रहे हो तो है, अगर नहीं कर रहे तो नहीं है। टाइम क्या होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे 9 to 6 की जॉब है हमारी, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होगी, आपको नहीं पता कि आपको सुबह बुला रहे हैं झाड़ू पोछे के लिए, शाम को बुला रहे हैं। बेनिफिट्स क्या हो गए, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेनिफिट्स हमारे मोस्टली ये रहते हैं कि हम एक रूल्स रेगुलेशन के अंडर काम करते हैं, हमें सैलरी टाइम पे मिलती है, और हमें कुछ ना कुछ बोनस कह सकते हैं हम, कुछ ना कुछ फंड्स हमें मिलते रहते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जैसे हमारे पीएफ वगैरह होते हैं, ये सब हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हम सेक्टर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर, और इधर आ गया हमारा प्राइवेट सेक्टर। अब इनमें बेसिक डिफरेंस है क्या, बेसिक डिफरेंस है पब्लिक में जो है वो किसकी ओनरशिप होगी, पब्लिक हो गया तो वहां होगी गवर्नमेंट की ओनरशिप, और प्राइवेट में किसकी होगी, प्राइवेट एंटिटी की ही ओनरशिप होगी, मे बी ये कोई बिजनेसमैन हो सकता है, अंबानी हो गया लाइक। मोटिव क्या होगा, पब्लिक सेक्टर में होगा वेलफेयर, और प्राइवेट सेक्टर में ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट का ही मोटिव होता है जो मेनली होता है। अगर हम इसमें लेबर की देखें, पब्लिक सेक्टर में लेबर होती है, जो प्राइवेट सेक्टर में होते हैं वो हमें ज्यादा स्किल्ड लेबर मिलेंगी एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में भी स्किल्ड होंगी, बट एज कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में हम ज्यादा स्किल्ड लेबर को देखते हैं, और एफिशिएंसी होगी पब्लिक सेक्टर में एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, थोड़ी कम एफिशिएंसी होगी। हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी है क्या, पॉवर्टी, इट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन और अ कम्युनिटी लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होते हैं,
रोटी, कपड़ा और मकान। अगर यही किसी इंसान के पास नहीं है तो वो इंसान गरीब है। पॉवर्टी है क्या? गरीबी ही तो है। भी इसने पूछा कि गरीब कौन है? कि मान लीजिए हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं है तो हम गरीब की कैटेगरी में आते हैं। पॉवर्टी मीन्स द इनकम लेवल फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट इज सो लो दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स कांट बी मीट। अब हम दो तरह की पॉवर्टी देखते हैं, वन इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकंड इज रिलेटिव पॉवर्टी। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी? अगर मान लीजिए हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं है, फूड शेल्टर हाउसिंग ही नहीं है, तो हम किस पॉवर्टी के अंडर आएंगे? तब हम आएंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर। रिलेटिव पॉवर्टी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपेयर करते हैं हम। मान लीजिए मेरे पास आईफोन है और आपके पास एंड्रॉयड फोन है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। हम इसको कंपेयर करके हम अपने आप को ये कर रहे हैं कि हाँ मैं गरीब हूँ, ये अमीर है, भाई इसके पास तो आईफोन है। तो अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें, एब्सोल्यूट पॉवर्टी है क्या? अ कंडीशन वेयर हाउस होल्ड इनकम इज बिलो नेसेसिटी लेवल टू मेंटेन बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड, फूड शेल्टर हाउसिंग। दिस कंडीशन मेक इट पॉसिबल टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल्सो ओवर टाइम। रिलेटिव पॉवर्टी में हम एक कंपैरिजन करते हैं, एज वी ऑल नो इट इज डिफाइंड फ्रॉम द सोशल परस्पेक्टिव, that is living standard compared to the economic standard of population living in surrounding, hence it is a measure of income inequality की वजह से आता है। अगर मैं इसको एक और बेसिक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं, मान लीजिए किसी का घर सेक्टर्स में है, किसी भी सिटी के अच्छे सेक्टर में किसी का घर है और किसी का घर विलेज में है, तो ये भी हम क्या मान सकते हैं, ये भी हम एक रिलेटिव पॉवर्टी का एग्जांपल मान सकते हैं। अब आ गया कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से गरीबी हम देखने को मिलते हैं? फर्स्ट है हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉवर्टी होगी। प्राइस राइज, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से भी पॉवर्टी होगी। कोज लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया, सोशल फैक्टर्स भी होंगे। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, मतलब इसी का ही टॉपिक है। दी नीति आयोग यूजेस डाटा फ्रॉम एनएसएसओ टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब नीति आयोग एनएसएसओ का डाटा यूज करता है हमारी पॉवर्टी एस्टिमेशन को बताने के लिए। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे, हमारी कई सारी कमेटी थी जो पॉवर्टी एस्टिमेशन को बताया, जिन्होंने पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए काम भी किया है। तो फर्स्ट हमारी कमेटी आती है, वो आती है अलग कमेटी। ये क्या थी, डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन अ मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 एंड 2100 कैलोरीज फॉर एन अडल्ट इन रूरल अर्बन एरिया रिस्पेक्टिवली। अब डिफरेंट कमेटीज, हमारी लकड़वाला कमेटी होगी, तेंदुलकर कमेटी होगी, रंगराजन कमेटी होगी, इन्होंने भी पॉवर्टी एस्टिमेशन किया है। रंगराजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2024 में सबमिट करी थी। उसने पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया था पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की वजह से, जिसने क्राइटेरिया दिया था कि अर्बन में तो था वो 1407 और रूरल में था वो 972 इन रूरल एरियाज। आई होप सो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन और ये थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो समझ में आई ही होगी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट। आप जैसे कि इस फिगर से ही देख पा रहे होंगे, लुकिंग फॉर अ जॉब, नीड वर्क, कि हाँ उसे काम चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है क्या, कि आप कैपेबल तो हो काम करने के लेकिन आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, वो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन वेयर समवन इज एबल एंड विलिंग टू वर्क बट इज अनएबल टू फाइंड अ जॉब। अब हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कौन रिलीज करता है, एनएसएसओ, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1950 में टू कंडक्ट पीरियोडिक सर्वे ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट के अगर हम टाइप्स देखें, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास 5 टाइप के हम मेजरली देखते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम फर्स्ट वन बाय वन सबको डिटेल में करेंगे कि ये है क्या। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, मान लीजिए आप यहाँ पहले किसी पुरानी कंपनी में जॉब करते थे, अब आपने किसी नई कंपनी में को जॉब मिल गई है। जो टाइम आप इस कंपनी में मान लीजिए 9 जनवरी तक यहाँ आपने जॉब करी और आपको यहाँ 12 जनवरी को ज्वाइन करना है, जो ये टाइम बच गया ना आपके पास, जो ये टाइम बच गई, ये यहाँ पर जब आप अनएम्प्लॉयड हो, ये हो गया आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। द रिजल्ट ऑफ वर्कर सर्चिंग फॉर अ न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रांजिशनिंग फ्रॉम देयर ओल्ड जॉब टू न्यू जॉब। जब आप अपनी पुरानी जॉब से नई जॉब पर स्विच करते हैं और जो ये बेसिक में जो आपका ट्रांजिशन पीरियड आ गया, ये है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम कहेंगे डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, हम इसमें एक खेत का, एक फील्ड का एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए वहाँ काम, वर्क फॉर 2 पीपल आर डन बाय होल फैमिली, की कोई काम है उसको 2 लोग भी कर सकते हैं, 2 लोगों का काम है लेकिन उस काम में पूरी फैमिली लगी हुई है, तो ये है हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज एन अनएम्प्लॉयमेंट इन विच मोर पीपल आर वर्किंग इन अ जॉब देन एक्चुअली नीडेड।
अब आ गया साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आपको भी पता है कि कोई भी हमारा बिजनेस साइकिल चलता रहता है कि कभी रिसेशन हो गया, कभी प्रॉफिट हो गया, फिर कभी रिसेशन हो गया। तो जब रिसेशन का टाइम था तो बहुत सारे लोग अपनी जॉब को लॉस्ट कर देते हैं, तो वो किस में आता है, वो आता है हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट occurs when there is not enough aggregate demand in the economy to provide jobs for the everyone who wants to work। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है, इसमें होगा अगर ज्यादा स्किल्स की जरूरत है, पहले आप कहीं पर काम कर रहे थे, अब उनको किसी, मान लीजिए आपको कंप्यूटर स्किल्स आती है लेकिन आपको सॉफ्टवेयर स्किल्स नहीं आती, लेकिन और किसी कंपनी को नीड है, हम अज्यूम करके चलते हैं सॉफ्टवेयर स्किल पर्सन की, जिसको सॉफ्टवेयर की स्किल्स आती है, तो आपको तो यहाँ जॉब नहीं मिलेगी, तो वो किस में आ जाएगा आपका, वो आएगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द फॉर्म ऑफ involuntary unemployment caused by a mismatch between the skills that worker in the economy can offer and the skills demanded of worker by employers। आप इसी इसी एग्जांपल से आई थिंक सो समझ भी गए होंगे कि आपको कंप्यूटर आता था, कंप्यूटर नॉलेज आपको अच्छी थी, बट आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज नहीं थी, और किसी कंपनी को जो चाहिए था वो सॉफ्टवेयर की स्किल वाला पर्सन चाहिए था, तो वो आपको रिजेक्ट कर देगी, वो आपको हायर नहीं करेगी। तो ये किस में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा, ये हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। अब आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें क्या है कि किसी पीरियड ऑफ टाइम पे ही काम है, मान लीजिए हम बंकेट हॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, उसमें जो काम करते हैं, जो वर्कर्स किसी बंकेट हॉल में काम कर रहे हैं, शादी का सीजन तो एक ही होता है मेजरली, ये तो है नहीं कि पूरे साल ही शादियां चलती है। हम अपने इंडिया में मान लेते हैं कि दिसंबर जनवरी का सीजन होता है, तो इस टाइम पे तो ये काम करेंगे, लेकिन जो हमारा जून जुलाई का सीजन होता है तो ये उस टाइम पर कहाँ जाएंगे, जो ये इस टाइम पर अनएम्प्लॉयड है, तो ये हो गया हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयड, मतलब एक ही सीजन में ये काम कर सकते हैं, उसके बाद ये काम नहीं कर सकते। हम वाटर पार्क का भी इसमें एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि जैसे वाटर पार्क में जो काम करते हैं वो गर्मियों में तो कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में तो वाटर पार्क नहीं ओपन रहते, वो तो क्लोज रहते हैं, तो सर्दियों में तो वो नहीं करते, तो वहां जो वर्कर है वो भी क्या हो गया, उनका काम भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया वहां भी एक तरीके से। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट occurs when people are unemployed at particular time of the year when demand for labor is lower than usual। तो हमने ये अनएम्प्लॉयमेंट को इधर कवर कर लिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे जो है हमारा फिस्कल पॉलिसी। हैव यू हर्ड अबाउट बजट टैक्सेशन? क्या आपने इन वर्ड्स को कहीं ना कहीं सुना ही होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने इन वर्ड्स को सुना है तो आई होप सो, तो आपको फिजिकल फिस्कल पॉलिसी का पता है कि फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी विच गाइड द गवर्नमेंट इन डिसाइडिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है उसको ऑपरेट करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ही करते, इसमें क्या होता है मेजरली, इसमें होता है हाउ मच मनी इट्स शुड स्पेंड, कि गवर्नमेंट को कितना मनी स्पेंड करना चाहिए, वेयर इट्स शुड स्पेंड, कि उसको कहाँ पर स्पेंड करना चाहिए, फ्रॉम वेयर विल इट गेट द मनी, कि गवर्नमेंट के पास मनी के सोर्सेज क्या क्या होंगे, और कहाँ से गवर्नमेंट के पास मनी आ रही है, लाइक टैक्सेस, बोरोइंग, इनकम, सेलिंग एसेट्स और प्रिंटिंग मनी, ये था। गवर्नमेंट डिस्कस द क्वेश्चन विद अ लॉट ऑफ पीपल, वी कॉल्ड बजट, हम उसको बजट बोलते हैं। जब गवर्नमेंट इन सब क्वेश्चंस को बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करेगी और फिर बाद में लास्ट में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बजट। इसके बजट के बारे में हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में करेंगे। अब आपको अगर फिस्कल पॉलिसी का थोड़ा सा भी पता चल गया हो, जैसे हमने पीछे मॉनेटरी पॉलिसी करी थी, मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड थी, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड थी हमारी मनी से रिलेटेड थी, और उसको कौन रेगुलेट करता था, मॉनेटरी पॉलिसी को हमारा आरबीआई रेगुलेट करता था। उसी तरीके से सेम हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है वो हमारी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से रिलेटेड है, अर्निंग और स्पेंडिंग से रिलेटेड है, जिसको कौन रेगुलेट करता है, हमारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। अब हम हमारे नेक्स्ट देखते हैं कि भाई फिस्कल पॉलिसी में हमारी दो तरह की फिस्कल पॉलिसी आती है, वन इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या है, अगर हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है और हमारे टैक्सेस डिक्रीज हो रहे हैं, वो आते हैं हमारे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंडर। और इन द अपोजिट वे, अगर हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिक्रीज हो रही है और टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, सॉरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग था यहाँ, हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज हो रही है और हमारे टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, वो हमारे आते हैं कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी के अंडर। अब हम समझेंगे कि बजट है क्या। आप देखोगे हम इसको क्या बोलते हैं, पहले तो मैं आपको बेसिकली बता दूं कि बजट नाम की कोई भी टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अगर कोई वहां वर्ड मेंशन है वो है हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में है, देखा गया है। इट इज ऑल अबाउट स्पेंडिंग एंड अर्निंग। गवर्नमेंट प्रेजेंट इट ऑन फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। गवर्नमेंट हमारे बजट को कब प्रेजेंट करती है, गवर्नमेंट हमारे बजट को प्रेजेंट करती है फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को। ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ये प्रेजेंट किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जहां आप देख सकते हैं
श्रीमती निर्मला सीतारमन जी है, जो हर साल हमारे 1 फरवरी को आकर के हमारे बजट को डिस्कस करती है, और इसमें वो बताती क्या है, मेजरली वो इसमें बताती है कि किस फील्ड को हमने कितना पैसा दिया, कहाँ पर कितना पैसा स्पेंड होगा और कहाँ से टैक्सेशन कितनी अर्निंग हमारी हुई है। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में बजट के बारे में पढ़ा था, अभी हम जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बजट के आगे कौन कौन से पार्ट होते हैं, लाइक रेवेन्यू बजट क्या है, रेवेन्यू बजट क्या है, कैपिटल बजट क्या है, रिसिप्ट्स किसको कहते हैं हम, एक्सपेंडिचर क्या है। तो हम इसको बेसिकली इनकी सारी सिंगल सिंगल टर्म्स को बड़े ही डिटेल्ड वे में करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि रेवेन्यू क्या और कैपिटल बजट में क्या है। मतलब रेवेन्यू जो आप डेली बेसिस पे अर्न कर रहे हो, डेली बेसिस पे आपका कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है, या फिर डेली मतलब जो आप शॉर्ट टाइम में ही कर रहे हो। कैपिटल में क्या है, कैपिटल बजट इज लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब हम इसमें दो देखते हैं कि रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स में क्या है कि कुछ ना कुछ पैसा तो बजट के अंदर आता होगा ना, और एक्सपेंडिचर उसमें से कुछ पैसा जाता भी होगा। जब पैसा आता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं रिसिप्ट्स में, और जब वो खर्च हो जा रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अगर हम रिसिप्ट्स में देखें, हमारे पास है टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में हमारे आगे क्या क्या, टैक्स में हमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स में हमारा कैसे आ जाएगा, जैसे यार हमारा चालान वगैरह हो जाता है तो वो हमारा किसके अंडर आएगा, वो पैसा भी तो कहीं जाता होगा ना, वो भी गवर्नमेंट के पास ही जाता है, तो वो हो गया हमारे नॉन टैक्स। और टैक्स में जैसे हमारे डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स। अब सबसे पहले हम की वर्ड बाय वर्ड इनको समझते जाएंगे। इनकम टैक्स होता क्या है, इनकम टैक्स जनरली जो हमारे इनकम पर टैक्स लगता है वो टैक्स हो गया हमारा इनकम टैक्स। अब आ गया कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स क्या होगा, जब भी किसी कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर अगर कोई भी टैक्स लग रहा है तो वो हमारा हो गया कॉरपोरेशन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्स होगा जो हमारे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा, कि मान लीजिए हमने कहीं पे भी कुछ भी प्रॉफिट अर्न किया, अगर उसके ऊपर कोई टैक्स लग रहा है तो वो हो जाता है हमारा कैपिटल गेन टैक्स। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगता है जो हमारी गवर्नमेंट लगाती है वो हो गया। एक्साइज ड्यूटी होगी, कस्टम ड्यूटी होगी, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स लगता है। अब हमारे एक्सपेंडिचर में देखें, एक्सपेंडिचर में हमारा क्या आता है, इंटरेस्ट रीपेमेंट हो गया, सैलरीज देनी पड़ती है जो गवर्नमेंट को, ग्रांट्स देने पड़ते हैं, सब्सिडीज जो गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए देती है पब्लिक को, ये सब क्या हो गया, खर्चा ही तो है गवर्नमेंट का जो हमारे एक्सपेंडिचर में हम कंसीडर करके चलते हैं। अब अगर हम आते हैं कैपिटल बजट पे, कैपिटल बजट में क्या आ गया, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स में हमारा क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो पैसा आता ही है गवर्नमेंट के पास, एक्सपेंडिचर में यहाँ भी खर्चा हो गया। रिसिप्ट्स में क्या हो गया, लाइक लोन हो गया, बोरोइंग्स होगी गवर्नमेंट की, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हो इस वर्ड से, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि कोई कंपनी थी, कोई गवर्नमेंट कंपनी थी, गवर्नमेंट ने उसके अपने कुछ परसेंट शेयर, लाइक 10% मान के चलते हैं, 10% शेयर किसी प्राइवेट एंटिटी को दे दिए, बेच दिए, और उससे जो पैसा आया है वो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा। तो वो क्या किया उसने, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया उसने। ये डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड से हमने डरना नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में जैसे अभी मैंने समझाया है, कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उसके 10% शेयर गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट एंटिटी को सेल कर दिए हैं, तो ये इस कंपनी का क्या कर दिया है, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया अभी इसमें। एक्सपेंडिचर क्या हो गया कि मान ले गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लग रहे हैं, लोन्स में, इन्वेस्टमेंट में, रीपेइंग प्रिंसिपल्स में, ये किसके अंदर आ जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के इन्वेस्टमेंट में। हैव यू हर्ड अबाउट प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। आखिर ये टैक्स होते क्या है। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या है कि मतलब सेम प्रोपोर्शन में टैक्स लग रहा है, ईच टैक्स पेयर सेम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विल गो इनटू टैक्स, लाइक X% डायरेक्ट टैक्स ऑन एवरीवन, या रिच हो या पुअर हो। मतलब मान लीजिए हम डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 10% टैक्स लगेगा, तो वो सबके लिए सेम है, वो अंबानी जी के लिए भी सेम है, वो एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए भी सेम है। मतलब वो सेम प्रपोर्शन में, हम इसके वर्ड से ही समझ सकते हैं कि वो सेम प्रपोर्शन में है टैक्स। अगर हम देखें रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, लाइक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एग्जाम्पल है कि अगर हम कोई मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उस पे क्या लगता है, हमारा जीएसटी लगता है। जीएसटी कौन पे करता है, शॉपकीपर पे करेगा जीएसटी, क्योंकि वो हमसे तो लेगा, लेकिन जो टोटल में पे करेगा, हम इंडिविजुअली पे करने नहीं जाएंगे जीएसटी को। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, शॉपकीपर पे करेगा, क्योंकि उनके पास एक जीएसटी नंबर होता है, हर शॉप के पास एक जीएसटी नंबर होता है, और वो उस नंबर से पे करते हैं अपना जीएसटी टैक्स। अब हमारे पास जो बचता है वो आता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होगा, जो हमारे इनकम टैक्स पे लगता है, कि लाइक मान लीजिए किसी की इनकम 2 लाख है तो उस पे कम टैक्स लगेगा, किसी की इनकम अगर 2 करोड़ है तो उस पे ज्यादा टैक्स लगेगा। टैक्स स्लैब डिपेंडिंग ऑन इनकम। तो आपने इन तीनों को समझ लिया होगा। अगर मैं आपको
एक कंक्लूड करके इनको बताओ। प्रोपोर्शन टैक्स मतलब जो सेम प्रोपोर्शन में लगता है। रिग्रेसिव टैक्स ये हम डायरेक्ट पे नहीं करते, ये शॉपकीपर पे करता है। लाइक हम जीएसटी हो गया, बाइंग, अगर हमने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा है उस पे जीएसटी लगा, तो शॉपकीपर होगा वो क्या होगा, उसके पास सारा जीएसटी आ जाएगा। मतलब वो जितने भी गुड्स, मान लीजिए उसने दुकान में 10 मोबाइल फ़ोन को सेल किया है, तो इन सब का जीएसटी शॉपकीपर के पास आ गया। वो जीएसटी क्या करेगा, अब गवर्नमेंट के पास भेज देगा। अब प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होगा, ये टैक्स डिपेंड ऑन द इनकम, मतलब कि एक तरीके से ये हमारी इनकम पर डिपेंड होता है ये वाला टैक्स। अब हम इम्पोर्टेंट कर्व्स करेंगे। हमारे इकोनॉमिक्स के बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि मैम हमें कर्व्स ही नहीं आते, और हमारे कर्व से है ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाते हैं हमारे पेपर में। बेसिकली हम आज इसमें 4 तरीके के कर्व्स ही डिफाइन करेंगे जो हमारे पीवाईक्यू में आए हुए हैं। फर्स्टली हम देखेंगे लेफर कर्व है क्या। लेफर कर्व है रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यूज। ये इन्वर्टेड यू शेप का कर्व है। अगली वीडियो में हम इसे देखेंगे। टैक्स रेवेन्यू चेंज व्हेन टैक्स रेट इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। अब हम लेफर कर्व को समझेंगे। लेफर कर्व है क्या। लेफर कर्व में है क्या, ये कर्व है टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच में। सबसे पहले तो आपने इसमें इंफॉर्मेशन याद कितनी करनी है, सबसे पहले बेसिकली ये इंफॉर्मेशन याद कर लेना आपकी किस किस के बीच में हमारा लेफर कर्व है, वो है टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में। और फिर हमने अगर बेसिकली इसके बारे में पता होना चाहिए, हमारा जो लेफर कर्व है वो क्या है, इनवर्टली यू शेप्ड कर्व है। और इसमें हो क्या रहा है कि मान लीजिए यहाँ टैक्स रेट है, टैक्स रेट अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमारा टैक्स रेवेन्यू भी इधर हमारा इंक्रीज हुआ, फिर टैक्स रेट यहाँ फिर इंक्रीज हुआ, फिर ये हुआ, ये कांस्टेंट पोजीशन तक ही इंक्रीज हुआ, बाद में ये क्या हुआ, डिक्रीज होना शुरू हो गया। अगर हमारा रेट तो हमारा इंक्रीज हुआ लेकिन टैक्स रेवेन्यू हमारा इधर डिक्रीज हुआ। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम अपने टैक्स रेट को, अगर हमने टैक्स रेट बढ़ा दिया तो हमारा टैक्स रेवेन्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो ये सिमिलर चल रहा था कि अगर हम टैक्स रेट बढ़ा रहे तो टैक्स रेवेन्यू भी हमारा बढ़ रहा था, लेकिन एक कांस्टेंट पोजीशन आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद क्या होगा कि अगर हम टैक्स रेट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेवेन्यू कम होता चला जाएगा, जैसे कि इस केस में है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, मैं उस पर दोबारा से वीडियो बनाकर डाल दूंगी। नेक्स्ट आता है हमारा फिलिप्स कर्व। इस पे क्वेश्चन भी आता है ये कि इसको हम यूपीआई से याद कर सकते हैं। शो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब यू से क्या आ गया अनएम्प्लॉयमेंट, और आई से क्या गया इन्फ्लेशन। ये किस रिलेशन को शो करता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के और इन्फ्लेशन रेट के। कि मान लीजिए अगर हमारी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा वो कम होगा। हाई इन्फ्लेशन लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। इसमें फिलिप्स कर्व का ये है, देख लो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे जैसे हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता जा रहा है। हम इसे याद कर सकते हैं यूपीआई से, हमने बेसिकली समझ लिया। और क्योंकि यूपीआई से, यू से अनएम्प्लॉयमेंट, पी से फिलिप कर्व और आई से इन्फ्लेशन। इसमें सिर्फ हमने एक ही चीज याद करनी है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, देखो महंगाई बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों की जरूरत पड़ रही है, लोगों को काम ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पर जॉब्स, मोर जॉब क्रिएशन हो रहा है, जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से अगर महंगाई बढ़ेगी तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज होगा। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में फिलिप कर्व के बारे में देखा था, उसी के तरीके से अब हम नेक्स्ट जो हमारा कर्व आता है वो है लोरेंज कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट। अब ये है क्या, लोरेंज कर्व में हम क्या देखेंगे। लोरेंज कर्व में हम इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटीज। इसमें क्या होगा कि फर्दर द कर्व फ्रॉम बेसलाइन हायर विल बी द इनइक्वालिटी। अगर हम इसको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं तो किस तरीके से है कि जितना ज्यादा ये इनमें डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी होगी। ये क्या है, लोरेंज कर्व है कि मतलब जितना लाइन ऑफ इनइक्वालिटी से ये कर्व जितना दूर होगा उतनी ज्यादा हमारी इनकम इनइक्वालिटी होगी। ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास आता है गिनी कोफिशिएंट एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन अ सिंगल फिगर। कि ये सिंगल फिगर में रिप्रेजेंट करता है। इट कैन बी फ्रॉम 0% टू 1, मतलब 0 1 ये इस फॉर्म में करता है कि कितनी इनइक्वालिटी है। मान लीजिए 10% इनइक्वालिटी है, 20% इनइक्वालिटी। ये सिर्फ सिंगल फॉर्म में, सिंगल फिगर में ही बताता है हमें कि इनइक्वालिटी है कितनी। अगर हम अपना लास्ट कर्व करते हैं वो है हमारा कुजनेट्स कर्व। इसमें क्या है, सो रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। ये किसके बारे में हमें बता रहा है, ग्रोथ और इनइक्वालिटी का रिप्रेजेंटेशन ये हमें दे रहा है। ये इन्वर्टेड यू शेप है। अभी मैंने आपको एक और इन्वर्टेड यू शेप बताया था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो कौन सा कर्व था जो इन्वर्टेड यू शेप था।
अब हम इस कर्व का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो ये इस तरीके से है कि मान लीजिए जैसे-जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती जाएगी, हमारी इनइक्वालिटीज़ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएँगी। बट एक टाइम पे एक आके ऐसा आएगा कि जब हमारी पर कैपिटा इनकम है वो कांस्टेंट हो जाएगी और जैसे-जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम फिर बढ़ती जाएगी, हमारी इनइक्वालिटीज़ कम होती जाएगी। एक बार तो हमारी इनइक्वालिटी इंक्रीज़ होगी विद इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम, बट आफ्टर अ कांस्टेंट पॉइंट हमारी इनइक्वालिटीज़ कम होती चली जाएँगी। ये सिर्फ़ आपको इतना याद रखना है कि ये है क्या, इट इज़ शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी। अगर हम सम अप करें चारों को, एक क्वेश्चन ही है, मैं उसी से कर लेती हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो तो आप कैसे करोगे? अभी मैंने आपको ये चारों के चारों कर्व कराए हैं, क्या आप मेरे को बता सकते हैं? या कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बता सकते हैं कि आप इसको कर्व करोगे? मैं आपको अप्रोच बता देती हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, अगर आपको किसी एक भी कर्व के बारे में नॉलेज है। मान लीजिए हम सबसे आसान कर्व मैं इसमें मानती हूँ फिलिप कर्व है, क्योंकि इसको हमें यूपीआई से याद करना आसान है। अगर इस कर्व के बारे में हमें पता है, यूपीआई, यू से क्या होता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट किस में है, अनएम्प्लॉयमेंट आई इन्फ्लेशन, मतलब सेकंड के साथ हमारा सी ऑप्शन जा रहा है। अब इसमें देखो सेकंड के साथ सी ऑप्शन किस में जा रहा है, सिर्फ फर्स्ट में ही तो जा रहा है, तो ये हमारा ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सीएपीएफ एग्जाम, अच्छे से एग्जाम करके आना है। और अगर आपको इकोनॉमिक्स में कहीं भी डाउट हो, कोई और टॉपिक अगर मिस हो गया हो, वैसे तो कोई टॉपिक मिस नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। हम जल्द ही उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएँगे। थैंक यू सो मच।